अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। सो आज जो नावल हम रीड करने लगे हैं उसका नाम है तकमील इश्क। रात को वो टीवी पे चैनल बदल रही थी कि एक इंटरनेशनल चैनल पे इंटरव्यू देते 25 साल लड़के को देखकर रुक सी गई। क्या था उसके अंदाज में, उसकी आवाज़ में और आंखों में कि वह ना चाहते हुए भी इंटरव्यू सुनने लगी, जो कि उस लड़के का था जो एक यंग इंटरनेशनल बिजनेसमैन था। राबिया सरदार सलाह खान ने अपने बेटे को जल्द वापसी के लिए फ़ोन किया। विशाल अपनी रब्बई माम का नंबर स्क्रीन पर देखकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। हेलो। उसकी आवाज़ आज भी राबिया को अक्सर आपदीदा कर देती थी। राबिया ने खुद को कंपोज करके उसके वतन वापस आने का कहा, क्योंकि वो उसकी खुशी के साथ और पूरी फैमिली के साथ बांटना चाहती थी। और यशाल अपनी राबिया मैम का हुक्म कैसे टाल सकता था। यशाल ने अपनी राबिया मैम से कहा कि वो एक हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएगा, बस वो तैयारियां करें। यशमीरा, तुम पाकिस्तान जा रही हो? फातिमा ने उसको घर में दाखिल होते ही पकड़ लिया। ये खबर ना सिर्फ फातिमा बल्कि उसके तमाम दोस्तों के लिए एक धमाका था। मैं घर जा रही हूँ, मगर एक हफ्ते के लिए? कौन सा पूरी ज़िंदगी के लिए जा रही हूँ जो तुम इतनी शौक हो? खुश हो तुम जाने से वहाँ? उसके सवाल की उम्मीद फातिमा को ना थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कहकर टाल गई। वो खुश थी या नहीं, मगर इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वहाँ अब जैसा छोड़ के आई थी वैसा कुछ ना था। ईशा ने अपने कज़न जमाल को कॉल करके 20 दिन बाद किसी का टिकट कंफर्म कराने का कहा। साइम उसकी इस बात पर हैरान हुआ और मजबूर होकर पूछ ही लिया, ईशाल तुम पाकिस्तान जा रहे हो और वो भी 20 दिन बाद? तुमने तो राबिया आंटी से बोला था कि तुम हफ्ते बाद जाओगे। साइम की बात को इग्नोर करते हुए गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। साइम और इशाल दोस्त होने के साथ साथ चचाजाद भाई भी थे। इशाल और साइम दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन आए थे और साइम के छोटे भाई जमाल के फ्लैट में रह रहे थे, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए लंदन में मुकीम था। फातिमा ने यशमीरा को उसके अगले हफ्ते की मीटिंग का बताया कि वो उसके लिए इस कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है, मगर वो अपने मम्मा पापा की बरसी में शामिल होने से इस बार रुक ना पाई। तेज़ी से बैग पैक करते उसके हाथ रुक गए। फातिमा में इतने बरसों से इन मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान ना जा सकी। यशाल ने बिना किसी को बताए फ्लैट से चला गया। वो अपनी एक ज़रूरी मीटिंग आज ही ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसका लंदन आने का असल मकसद बिजनेस मीटिंग नहीं बल्कि कुछ और था। वो दिन वो कैसे भूल सकता था जब 3 साल पहले हैथरो एयरपोर्ट पर उससे टकराया था। लंदन के इस बार रौनक एयरपोर्ट पर उसको कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई अपना दूर हो रहा हो उससे। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया, उसको वो चेहरा याद आने लगा। एक झलक, एक एक्सक्यूज़, एक घबराहट। क्या था उस टकराव में जो वो समझ नहीं पाया था? चंद घंटे पहले होने वाला वाक़या उसके सामने अभी भी चल रहा था। यशमीरा फातिमा को छोड़ने एयरपोर्ट आई थी और उसका बैग गाड़ी में ही रह गया था। याद आने पर वो बैग लेने को भागी और एक 24-25 साल लड़के से टकरा गई, मगर तेज़ी में होने की वजह से उसे एक्सक्यूज़ करती बाहर भागी। यशाल जो उस लड़के को देखता रह गया था, उसमें एक कशिश महसूस हुई थी। साइम ने उसको चलने का कहा कि उनकी अनाउंसमेंट की जा रही थी, जल्दी चलो, मगर यशाल का दिमाग अभी तक वहीं अटका हुआ था। साइम ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा कि क्या सोच रहा है, उसके बारे में भूल जा। इट्स एन इंसिडेंट, डोंट बी सीरियस अबाउट दैट। और वैसे भी वो उम्र में तुमसे बड़ी ही होगी, 7-8 साल। यशाल उसको घूर कर रह गया, मगर जब भी वो लंदन आता उसकी आंखें वो चेहरा तलाश करती जिसको न शायद उससे मिलना था और न मिला। मगर 3 साल बाद कल शाम को उसकी वही झलक नजर आई जिसकी तलाश उसको पिछले 3 साल से थी। इसलिए उसने अपनी राबिया मॉम का भी हुक्म टाल दिया था। यशमीरा, तुम पाकिस्तान जाकर खुद को एक बार फिर जिद में डाल रही हो, मत जाओ। कोई नहीं है वहाँ जो तुमको अपना मानता हो। मगर यशमीरा की जिद के आगे उसकी एक न चल सकी और वह रात 11 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान चली गई। जब अपने घर पहुंची तो दिन के 1 बज रहे थे। सफ़र की थकान की वजह से मुलाजिम को हिदायत देकर अपने कमरे में सोने चली गई, मगर कोई नहीं जानता था कि यशमीरा आ चुकी है। जब उसकी आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। फ्रेश होकर जब हाल में आई तो सब उसको देखते रह गए। ताया, जिनको वो बड़े पापा कहते थे, उनके गले जा लगी। वो भी अपने लाडले भाई की निशानी को सामने देख आपदीदा हो गए। आज 19 साल बाद वो उसको मिल रहे थे। यशाल, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम पाकिस्तान नहीं आ रहे? आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम मुझे असल बात बनाए बिना बताए ही जल्द आने का झूठ बोला? यशाल राबिया मम की बातें चुपचाप सुन रहा था। वो दिल में साइम को कोस रहा था जिसने उनको तफसील बताई।
ईशान ने एक बार फिर बड़ी महारत से झूठ बोला कि क्लाइंट सिंगापुर से आना था, वो लेट हो गया, इसके साथ बिजनेस मीटिंग है, इसीलिए वो कैंसिल करना पड़ी सीट। जानता था राबे मॉम की कमज़ोरी उसका बिजनेस था, इसलिए उसने उनको शांत किया। सबसे मिलने के बाद यशमीरा ने उनको अपने आने की वजह बताई, तो ये जानकर सबको बहुत खुशी हुई कि आखिरकार उसको अपने अपनों का ख्याल आ चुका था और वो वक्त रहते लौट आई, जहाँ आज भी सब उसके मुंतजिर थे सिवाय उसके। ईशान ने सैम को घूरते हुए बस इतना कहा था कि तुम सामान पैक करो, आज रात की फ़्लाइट है। क्या? एक शौक लगने की सूरत साइम उछला। अभी कह रहे थे नहीं जाना, अब क्या कह रहे हो जाना है? यार ये क्या माजरा है? मैं नहीं, तुम जा रहे हो अकेले, क्योंकि तुम्हारे रहते मैं सुकून से काम नहीं कर पाऊंगा, ये शाल ने कहा। मगर मैंने क्या किया है? अब जो तुम मुझे पाकिस्तान भेज रहे हो, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाने वाला। आखिरी दफ़ा भी तुमने ऐसे ही किया था और राबिया ताई से मुझे डांट खाने पड़ी कि तुम मुझे भेज के खुद 6 महीने उधर मज़े से लौटते रहे। कोई चक्कर तो नहीं है? कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? ओह माय गॉड, ये बात है, तभी तो झूठ बोला जा रहा था। साइन ने उसको छेड़ने के लिए बात की। बस करो ये ड्रामेबाजी और पैकिंग करो अपनी। तुमको मैं वहाँ आके सब बताऊंगा, किसी को कुछ भी अपनी तरफ से कोई बकवास ना जाकर सुनाना, ये शाल ने उसे वार्न। यश मेरा बेटा कुछ तो लो, तुम तो कुछ भी नहीं ले रही, क्या बात है बेटा? बड़े पापा ने उसे कहा। कुछ नहीं, बस एक ही सवाल था जहन में। उसकी बात पर सबके हाथ रुक गए। अगर वो सवाल था तो जो वो सोच रहे थे तो किसी तूफान का ही इशारा था, क्योंकि कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि यशमीरा को सच बता सके। अभी वो पूछने ही लगी थी कि उसकी कज़न प्लस बेस्ट फ्रेंड कशिफ हाल में दाखिल हुई और दोनों मिलकर खुश हुई। आना था तो बता देती, मुझे भी नहीं बताया। आते ही कशिफ ने गिला किया, क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ कश्मीरा कशिफ से ही राब्ते में थी। बाकी लोगों को भी इसके ज़रिए ही यशमीरा की खैरियत मिलती रहती थी, क्योंकि बाकी लोगों को उससे मिलने से मना किया था उसने खुद। आज पाकिस्तान आने के तीसरे दिन उसकी मामा पापा की बरसी थी और उससे अगले दिन उसने कश्मीर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वह अब हकीकत से सामना करना चाहती थी। बहुत से सवाल थे और एक जवाब एक ही शख्स के पास थे। अभी वो तैयारी कर रही थी कि सब ने उसको किसी न किसी बहाने से रोकना चाहा, मगर बेसोध। शाम 5 बजे वो मुजफ्फराबाद पहुंची। सर्दियों की शामें थी, इसलिए जल्द ही अंधेरा छा गया। उसने रूम बुक करा लिया और आज रात वहीं गुजारने का सोचा, मगर उस रात का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। क्या थी उसकी बेचैनी? उससे मिलने की, उससे माफ़ी मांगने की, या उसको बताने की कि वो उसको माफ़ कर चुकी है और उसका इंतज़ार करके खुद चलकर उसके पास आ गई थी, अपने आना नफ़रत को छोड़ के। वो खुश थी, बहुत खुश, मगर शायद मिलना इस बार भी उसकी किस्मत में ना था। यशमीरा को फातिमा के वापस बुलाने पर सीट बुक करनी पड़ी, क्योंकि जो बात उसने बताई थी उसका ड्रीम था उसके लिए। 19 साल तक मेहनत करती रही और सब भूल गई, मगर आज भी वो ये ना भूली कि कोई अपनी दी गई बदुआ का असर देखने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा होगा। इसलिए उसने सोचना चाहा, मगर इस बात पे आगे उसकी सोच ख़त्म हो गई कि अगर ऐसा होता तो इतने बरसों में वो उससे ज़रूर रब्ता करता। शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, और रुकता भी क्यों? मैंने कौन सा उससे वादा लिया था, इंतज़ार का या लौट आने का? खुद ही उसको भूल जाने का कहा था। खुद से बातें करती यशमीरा ने सीट बुक कराई और सुबह 4 बजे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो गई। जलाल हाशिम और कमाल हाशिम 2 भाई थे। कमाल हाशिम ने बड़ा होने के नाते जलाल हाशिम को बहुत लाड प्यार से रखा। दोनों भाई पंजाब के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और ऐसे ख़ानदान के चश्मे चिराग थे जहाँ पैसे की रेल फैलती। वो पंजाब के बड़े सनअतकारों में शुमार होते थे। जलाल ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से मुकम्मल की और फिर वापस आकर अपने भाई के साथ कारोबार में मसरूफ़ हो गया। कमाल हाशिम की शादी अपनी फूफो की बेटी ज़ीनत से हुई। उनके 3 बच्चे थे, एक कशफ और 2 बेटे ज़ैख़म और ज़ारोन। जबकि जलाल हाशिम ने शादी अपनी मर्ज़ी से की थी और ख़ानदान से भी बाहर, कश्मीर के एक सरदार ख़ानदान से, जिस पर कमाल हाशिम को तो कोई एतराज़ ना था। सिर्फ जलाल की बीवी रोहिन के ख़ानदान को इससे सख्त मुखालफत थी। इसीलिए जलाल हाशिम कमाल हाशिम के कहने पर मुल्क छोड़कर लंदन में आ बसे और अपनी इकलौती बेटी यशमीरा और रोहिन को पाकिस्तान बहुत कम लेकर जाते थे। मगर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो गया और वो अपनी बेटी और बीवी को लेकर मुल्क वापस आ गए। कशिफ और यशमीरा हम उम्र थे और फिर साथ ही एक स्कूल में होने की वजह से उनको किसी और दोस्त की ज़रूरत ही महसूस न हुई। मगर उनकी खुशियों से बड़े ख़ानदान को उस वक्त धचका लगा जब एक रोड एक्सीडेंट में जलाल हाशिम और रोहिन की मौत हुई।
हाशिम इल्हाम एक एहराम समझ गया, मगर गुजरते वक्त के साथ सब मामूल पर तो आ गए। मगर इस हादसे ने कमाल हाशिम को तोड़ कर रख दिया। वो अपने भाई की निशानी को महफूज रखना चाहते थे, शायद इसलिए भी कि वो अपनी भाभी और भाई की मौत को एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश समझते थे। और ऐसा सरदार इब्राहिम खान के अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी लाडली बेटी रोहिन ने अपनी पसंद से शादी की थी। अगर सरदार ख़ानदान में करती तो शायद माफ़ कर देते, मगर चौधरी ख़ानदान में ये उनको हरगिज़ कबूल ना था। सरदार इब्राहिम खान के 4 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा सरदार इलियास खान, उसके बाद सरदार बाबर खान, और फिर सरदार अवैस और सरदार जवाद खान, और सबसे छोटी बेटी रोहिन। सरदार इलियास खान की मौत उनकी जवानी में ही हो गई थी, और इलियास खान की मौत के बाद सरदार इब्राहिम खान ने अपने बेटे की बेवा की शादी अपने बेटे सरदार अवैस से करा दी, क्योंकि अपनी बहू और पोते को एक मजबूत सहारा देना चाहते थे। सरदार इलियास खान की एक ही बेटी थी, सरदार राबिया इलियास खान, जबकि उसके 2 और भाई भी थे, सरदार हमाद अवैस और सरदार हमजा अवैस, जिनकी माँ तो एक ही थी मगर बाप अलग अलग पहचाने। राबिया के दिल में उनके लिए हमेशा नफरत रखी, जिसकी वजह से शायद उसकी माँ की तवज्जो अपने बेटों की तरफ ज़्यादा ना हो थी, बनिस्बत इसके वो अपने चाचा अवैस पर जान छिड़कती और उनको ही बाबा कहती। सरदार बाबर खान का एक ही बेटा था, सरदार सालार खान, जो अपनी आदत और अतवार पर की बिना पर अपने ख़ानदान का ऐसा चिराग था कि ख़ानदान के अलावा इलाके का हर शख्स, खा मर्द हो या औरत, उसको दिल से चाहते थे। इसलिए नहीं कोई इलाके के सबसे बड़े रईस ख़ानदान का बेटा था, बल्कि इसलिए कि उसमें वो काबिलियत थी और मोहब्बत थी कि अनचाहा इंसान भी चाहने लगे। सरदार सालार खान अपनी खूबसूरती और खूबसूरती में एकता था। माथे पर हमेशा एक संजीदगी जो कि किसी को भी उससे बात करने से पहले 100 बार सोचने पर आमादा करती, क्या सालार बात को ये कहना मुनासिब होगा या नहीं। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि सरदार सालार खान के सामने जाकर बात करे, क्योंकि वो ऐसा ही था, फजूल बातों और लोगों से दूर, अपनी ही धुन में मगन, और लड़की ज़ात से दूर दूर तक का उसका कोई वास्ता ना था, क्योंकि वो औरत को मर्द का कमज़ोर तरीन पहलू समझता था। कोई सरदार सालार खान की कमज़ोरी बने ये उसे बर्दाश्त ना था। उसकी दोस्ती भी गिने चुने लोगों से थी, जिनमें उसके कज़न हमाद अवैस खान और उसके सबसे छोटे चचा का बेटा सरदार हदीद जवाद खान। ये तीनों हम उम्र थे और दोस्त भी और भाई भी। जवाद खान की एक बेटी थी हादी, और ख़ानदान की इकलौती ऐसी लड़की थी जो सालार खान की लाडली कज़न थी, और यही बात राबिया इलियास खान को बर्दाश्त ना थी, क्योंकि सालार खान उसका जुनून था, मगर सालार खान की उससे बेजार की उसको कुछ बोलने ना देती। रोहिन इब्राहिम खान के ख़ानदान में कहीं ना थी, और इसी वजह से शायद उनके बच्चों को भी इतना नहीं पता था कि उनकी कोई फूफो थी, क्योंकि खान विला में पुराने मुलाजमीन से लेकर घर वालों तक किसी को इजाज़त ना थी कि माजी को खोले, जिसमें उसके ख़ानदान की इकलौती बेटी रोहिन ने सरदार इब्राहिम के ख़िलाफ़ मुखालफत मोल ली और ख़ानदान से बाहर शादी की। मगर उसकी वापसी पर सब नॉर्मल तो हो गया, मगर उसको खान विला आने की इजाज़त ना थी। कश्मीर वो ज़रूर आती, मगर रवाला कोट की हदूद में दाखिल ना हो पाई, क्योंकि वो पूरा इलाका सरदार इब्राहिम खान का था। इसी वजह से ही उसके भतीजे और भतीजियाँ कभी जान न पाए कि उनके दादा की कोई बेटी भी थी। कशिफ ने FSC के बाद मेडिकल में अप्लाई किया और उसका एडमिशन रवाला कोट मेडिकल कॉलेज में हुआ। कशिफ के रवाला कोट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद यशमीरा को कमाल हाशिम ने वापस लंदन भेज दिया, ताकि वो वहाँ पढ़ भी सके और महफूज भी रह सके। मगर ये यशमीरा अपनी छुट्टियाँ पाकिस्तान ही गुजारने आती। इस बार भी वो 2 साल बाद पाकिस्तान आई थी, और उसके आते ही बड़े पापा ने कह दिया कि वो बाकी की तालीम पाकिस्तान में मुकम्मल करे। इस बात को वो मानने पर तैयार ना थे, मगर ज़ीनत बेगम के कहने पर मान गए। और जब ये बात कशिफ को पता चली तो वो यशमीरा से मिलने के लिए बेचैन थी, मगर अपने एग्ज़ाम्स की वजह से आना पाई। और इसका हल यशमीरा ने कुछ ऐसा निकाला कि वो इस्लामाबाद जाने का बहाना करके रवाला कोट के लिए रवाना हो गई। यशमीरा उस वक्त माजी से बाहर निकली जब किसी ने उसके हाथ पर दबाव डालकर पूछा, आर यू ऑल राइट मैम। यशमीरा ने आंखें खोली तो एक 22-23 साल लड़की इंतहाई फिक्रमंदी से उससे मुखातिब थी। यशमीरा ने खुद को कंपोज करते हुए मुस्कुरा कर कहा, यप आई एम ओके। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसको देते ही यशमीरा के कान में आवाज़ गूंजी, खूबसूरत लड़कियां सिर्फ कश्मीर में पाई जाती हैं। यशमीरा, आप में मुझे कश्मीर की झलक नज़र आती है। बिलीव, हेलो मैम, किधर खो गई। उस लड़की ने फिर से पूछा। किधर नहीं, आपको देखकर लिटिल गर्ल कुछ याद आ गया। आप कश्मीर से हो क्या। आखिर यशमीरा ने पूछ लिया। वो लड़की हैरत से उसे देखती रह गई। मैम, आपको कैसे पता चला। आपकी खूबसूरती की वजह से, क्योंकि मैंने सुना है कश्मीरी लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, यशमीरा ने कहा। बाय द वे,
यशमीरा खान, और आप? यशमीरा हाशिम। वाह, नाइस नेम, हमारे नेम एक ही है। कितना खुशगवार इत्तेफाक है ना। दरअसल मैंने आपको जब एयरपोर्ट पर देखा था तो आप मुझे इतनी नाइस लगी कि मैंने दिल में एक बार ख्याल किया कि काश मैं आपसे बात कर पाऊँ। देख लें, आप लंदन किस लिए जा रही हैं? स्टडी के लिए? उसने पूछा। नहीं, लंदन मेरी जाए पैदाइश है और मैं अपनी ज़्यादा ज़िंदगी यहीं गुजारी है। बाकी फैमिली पंजाब में है। नाइस, मुझे लगा आप स्टडी के लिए जा रही, क्योंकि देखने से तो आप मुझसे कोई 4 साल ही बड़ी होंगी। अच्छा, मगर आपने बताया नहीं आप कश्मीर से हो या नहीं? यशमीरा ने पूछा। जी, मैं कश्मीर से हूँ। लंदन में मेरे कज़न्स होते हैं तो स्टडी के लिए मैं भी आ गई। ओह नाइस, मतलब आप छोटी यशमीरा भी मुझे ऐसा बनना चाहती हैं? जी, ऐसा ही समझ लें। लैंडिंग के बाद जब वो अपने अपने रास्ते होली तो एक दूसरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना नहीं बोली। यशमीरा हाशिम को लेने फातिमा आई। विशाल भाई, मुझे यूनिवर्सिटी में एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है, आप यशमीरा खान को ले आए एयरपोर्ट से। ओके। विशाल ने जाने की हामी तो भर ली, मगर उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने को, क्योंकि वो एक शराब के पीछे भाग भाग कर थक चुका था और हिम्मत हारने को था। उसकी गाड़ी सामने से आती कार से टकराते टकराते बची। अभी विशाल ने गाड़ी से निकलकर सांस ही बाहर किया था कि सामने से गुजरती गाड़ी पर उसकी नज़र ठहरी, जो पल भर में उसके सामने से गुजर गई। वो वही थी। हाँ, वो वही। मुझे वहम नहीं हो सकता। एक पल भी ना लगा विशाल को उसको पहचानने में, मगर वो देर उसको रोक ना पाया। और वजह यहाँ खड़ा मीडिया था जो उसके एक्सीडेंट की कवरेज कर रहा था, और यहाँ से निकलना उसके लिए मुमकिन ना था। मगर इस बात का इत्मीनान हो गया था कि वो यहीं थी। जो भी थी, एक उम्मीद फिर से जागी थी, और इसी सोच में एयरपोर्ट पहुंचा अपनी पप्पा की बेटी यशमीरा खान को लेने। यशमीरा को घर ड्रॉप करके विशाल एक मीटिंग के लिए जाना था जिसमें उसकी कोई खास दिलचस्पी ना थी। बस वो एक बार कंपनी के CEO से मिलकर अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता था, क्योंकि उसके बिजनेस माइंड के मुताबिक वो कंपनी आने वाले सालों में उसके लेवल को क्रॉस करती हुई नज़र आ रही थी, और हर कामयाब बिजनेसमैन जो उसको मात दे सके वो उसको या तो ख़रीद लेता या उसके शेयर्स गिरा देता। यह सोल उसकी माम ने सिखाया था उसको। यशमीरा जलाल हाशिम ने जल्दी से कुछ अहम फाइल्स ली और मीटिंग के लिए रवाना हुई। सबको कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जेंट बुलाया और नई कंपनी यशाल SR के साथ पार्टनरशिप के लिए अपने एडवाइज़र के साथ बात की। यशाल जब कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो अपना बिजनेस माइंड बना चुका था और 50% पार्टनरशिप के अलावा कोई और रान नहीं निकालना चाहता था, मगर ये शर्त उस कंपनी को मंजूर ना थी और वो कोई डील कर नहीं सकता था। यही कहने के लिए वो आया था, मगर शायद किस्मत उसका इम्तहान लेना चाहती थी, जिसको वो 3 साल 10 माह और 14 दिन से ढूंढ रहा था। वो कैसे सामने आ जाएगी। यशमीरा जलाल को देखते ही यशाल को ऐसा शौक लगा कि वो कई मिनट तक उसको देखता रह गया। यूरोप में मशरिक और मगरिब का इम्तजाज लंबे सीधे काले और सुनहरी बाल जो कमर से भी नीचे तक जा रहे थे, उनको सलीके से पोनीटेल किया गया था। खूबसूरत काली आंखें जिनको देखकर ऐसा लगता कि कई राज हों उनमें। कोई ख़ास जज्बा नज़र आता था उनमें। सफ़ेद रंगत और 5.5 फुट लंबा कद। वो समझता और सुनता रहा खूबसूरती कश्मीर में है, मगर सारी खूबसूरती तो उसके सामने थी। वो ऐसा ना था कि लड़कियों पर मरमिटे या कोई फ्लर्टी इंसान, बल्कि वो एक यंग इंटरनेशनल बिजनेसमैन था जिस पे लंदन की आधी से ज़्यादा लड़कियां फिदा थीं, बल्कि जो भी उसको देखती उसे मिलना चाहती। मगर सरदार यशाल सालार एक ऐसा मगरूर इंसान था उन लड़कियों की नज़र में कि उसको उनमें कोई दिलचस्पी ही ना थी। खुद को कंपोज करता यशाल यशमीरा जलाल के पास आया और उसका अपना तारुफ करवाया। सरदार यशाल खान, और आप? यशमीरा जलाल हाशिम चौधरी। यशमीरा एक बार चौंकी ज़रूर थी, क्योंकि 1.5 हफ्ते पहले उसने एक इंटरनेशनल चैनल पर इंटरव्यू सुना था। उसको विशाल में किसी की झलक देखी थी। कुछ मोहब्बतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते, मगर आपकी ज़िंदगी का असासा ज़रूर बन जाती हैं। उसकी मोहब्बत भी यशमीरा का हिस्सा तो ना थी, मगर असासा ज़रूर बन गई। यशाल को देखकर उसकी शिद्दत से उसकी याद आई थी जब उसने यशमीरा से उसका तारुफ पूछा। उसके आवाज़ का ठहराव आज भी वो महसूस कर रही थी, वही लहजे का उतार चढ़ाव। उफ खुदाया, क्यों उसको यशाल में ढूंढ रही थी जो दूर उससे कितने बरसों से इतने अहद करके अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था। हेलो, क्या हुआ मिस यशमीरा, क्या देख रही हैं? अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को दिल में कोसते उसने यशाल को अपनी शराइत बताई। अगर वो चाहे तो ही पार्टनरशिप वो कर सकती, इसके अलावा उससे कोई बात मुतफिक ना थी। यशाल ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, क्योंकि वो आया तो इधर इनकार करने था, मगर उसके चेहरे को देखकर उसे लगा जिसको उसने हर शहर ढूंढा वो ऐसे ही मिल गई, तो उसको दोबारा खोना नहीं चाहता था।
यशाल ने इश्मीरा को कॉफ़ी ऑफ़र की, मगर वो एक ज़रूरी काम का बहाना बनाकर टाल गई, क्योंकि आखिरी बार उसको टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते देख उसको वो शख्स याद आया जिसको उसने कभी पलट कर ना देखा था। उससे मिलने गिला करने, उसको बताने कि हाँ वो भी उससे मोहब्बत करती थी। उसकी वही बददुआ उसको रोज़ मांगने पर मजबूर करती थी कि वो पाकिस्तान गई, मगर किस्मत के बिना मिलने ही उसे लौटना पड़ा। और अब आमने सामने मिलकर उसके कई दिन अजियत में गुजरने वाले थे, कोई नहीं जानता था। यशमीरा कहाँ जा रही हो, घर नहीं चलना क्या? फातिमा ने उसको पार्किंग की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे ही चली गई। नहीं, एक ज़रूरी काम है, मैं रात को घर लौट के तुमसे बात करती हूँ, इसलिए वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। यशाल जो दूर खड़े उसको देख रहा था, वाकई अजीब लगा उसका यूँ उसको देखना और फिर इग्नोर करना, और अब के बाद उसके लहजे की कपकपाहट। रात 10 बजे का टाइम था और वो यूं ही सड़क पर चल रही थी। माजी के कुछ लम्हे उसके जब्त को आज तोड़ गए। उफ खुदाया, ये क्यों था? क्यों यशाल खान उसके जैसा है? क्या वो उसका बेटा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो कहता था इश्मीरा तुम मेरा वो इश्क हो जिससे मुझसे इश्क नहीं, जब तुमको भी मुझसे इश्क होगा तब मेरे इश्क की तकमील होगी। मोहब्बत होती तो मान भी जाती, मगर इश्क जैसी बात नहीं। ये उसका बेटा नहीं है। इश्मीरा जब कश्यप से मिलने रवाला कोर्ट जा रही थी तो रात 10 बजे के करीब उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर ख़राब हो गई। और ये बात उसके लिए इतना ही खौफनाक थी कि अनजान इलाके में दूर दूर जंगल में वो अकेली थी। या अल्लाह कोई मदद भेज दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो खुद से बातें करती फिर रोते नहीं को थी कि उसे लगा कोई उसकी गाड़ी का शीशा नॉक कर रहा है, मगर उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि मुँह पर करके देख सके कि कौन है। उसने थोड़ी देर बाद ज़ोर से नॉक करने की वजह से जब देखा तो बाहर एक 35-40 साल आदमी था। उस आदमी को देखकर इश्मीरा जलाल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कोई जीन भूत नहीं, इंसान है, और कोई गड़बड़ हुई तो निपट लूँगी। उसने देखकर इश्मीरा गाड़ी से उतर आई। जी आप कौन, और आधी रात की सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? उस आदमी ने उसके बाहर निकलते ही सवालों की बौछार की। इश्मीरा ने उसको बताया कि उसका नाम इश्मीरा जलाल है, पंजाब से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ वो किसी को जानती नहीं है और अपनी बहन से मिलने आई है जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। मगर उसकी बदकिस्मती कि थोड़ी देर पहले यहाँ गाड़ी ख़राब हो गई और सुनसान रास्ता होने की वजह से उसने खुद को गाड़ी में ही लॉक कर लिया। उस आदमी ने इश्मीरा को रुकने का कहा, खुद थोड़े फासले पर खड़ा प्राडो के पास जाकर रुका। शायद उसमें कोई था जिससे वो बात कर रहा था। इश्मीरा को सुनाई तो ना दे रहा था, मगर उसके ख्याल के मुताबिक उसको अगवा करने के बारे में बात कर रहे थे। पर ये सोचते ही उसने खुद को मलामत करते हुए उनसे बचने के लिए रोड पर भागना शुरू किया, क्योंकि वो उसके वापस आने से पहले वहाँ से फ़रार होना चाहती। ये नहीं था कि इश्मीरा एक सहमी हुई लड़की थी, बल्कि वो हालात का डट कर मुकाबला करने वाली थी। मगर इसके मुताबिक इस वक्त वहाँ से भागने में ही आफियत थी, क्योंकि उसका मालूम ना था वो कितने आदमी थे, कौन से हथियार उनके पास थे। अक्लमंदी इसी में थी कि वो भाग जाती और उसने ऐसा ही किया। मगर वो ये नहीं जानती थी कि हर बार की तरह उसका अंदाज़ा भी गलत हो सकता है। सारी दुनिया के लोग बुरे नहीं होते। थोड़ा सा दूर भागी थी कि उसको अपने पीछे किसी के भागने और रुकने की कहने की आवाज़ आई, मगर उसने सब अनसुना करके भागना जारी रखा। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, मगर वो रुक नहीं सकती थी। मगर रुकना पड़ा जब किसी ने पीछे उसको वार्न किया कि रुक जा वरना गोली चला दूंगा। वो जहाँ थी वहीं रुक गई। आज तो मौत पक्की, मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। काश घर बताकर आती या फिर कश्यप को ही बता देती, वो तो मुझे इधर ढूंढते ढूंढते अब किधर मिल पाऊंगी मैं उन्हें। वो मुझे इस्लामाबाद में ढूंढते रहेंगे। या अल्लाह इस बार बचा ला, आइंदा किचन में सब को बता के जाऊंगी। वो खुद से बातें कर रही थी कि किसी ने करीब आके सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? वो इतना समझ गई कि पहले वाला आदमी ना था। यशमीरा ने उसकी तरफ मुँह किया और हिम्मत जमा की। दिल में सोचा मर तो जाना है, मगर जो कर सकती है वो करे। यशमीरा ने एतमाद के साथ कदम उसकी तरफ बढ़ाया और उससे पूछा, आप कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? किसी शरीफ घर के लड़के को ये बात शोभा नहीं देती। मैंने आपके साथी को बताया भी था, मैं समझी आप लोग मेरी मदद करोगे, मगर नहीं, आप तो मुझे गन दिखाकर धमका रहे हो। मैं नहीं डरती इस खिलौने से, जाकर किसी और को डरिए। आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। उसके नॉनस्टॉप बोलने से वो नौजवान उसके करीब और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो अपनी, और तुम मुझको क्या समझ रही हो? कोई आवारा उबाश नजर आ रहा हूँ तुम्हें? लगता है तुम्हारे दिमाग में गलत सोच के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारी इत्तला के लिए बता देता हूँ कि मैं तुमको डराने या किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने नहीं के लिए तुमको रोक नहीं रहा, बल्कि तुम जंगल की तरफ जा रही हो और जहाँ जंगली जानवर हैं और गहरी खाइयाँ, कहीं गिर ना जाओ। और तुम ऐसा क्या है जो तुम जैसी लड़कियों पे अपना कीमती वक्त बर्बाद करूँ मैं? तुम्हारी गाड़ी देखी तो ड्राइवर को भेजा कि देखो क्या मसला है। वो मुझे बताने आया, तुमने भागना शुरू कर दिया। कितनी बुरी सोच है तुम्हारी।
और तुम्हारी इत्तला के लिए बता देता हूँ कि ये इलाका मेरा है और मेरे इलाके में कुछ गलत हो मुझे बर्दाश्त नहीं। चलो अब मेरे साथ अगर तसल्ली हो गई हो तो। यशमीरा जो उसका थप्पड़ खाकर संभली थी उस वडेरे का सुनकर सहम गई, क्योंकि उसके माइंड स्केच के मुताबिक वो लोग बहुत जालिम होते हैं। अब तो वाकई परेशानी की बात थी। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी मगर दिमाग में भागने के प्लान बना रही थी। गाड़ी के पास पहुंची तो ड्राइवर ने लड़के से पूछा, सरदार साईं सब ठीक है ना? सब ठीक है। इसकी गाड़ी को क्या मसला है, कुछ पता चला? जी सरदार साईं, इसकी गाड़ी का इंजन लगातार चलने की वजह से बंद पड़ गया और अभी सुबह ही ठीक हो सकती है। सरदार सालार बाबर ने यशमीरा की तरफ देखना तक गवारा ना किया। यशमीरा जो अंधेरे में उसको देख ना सकी, गाड़ी की रोशनी में उस पर नजर पड़ी तो इतने में के लिए टिटकी, क्योंकि जो भी था 26-27 साल लड़का था। उसके चेहरे पर उकताहट थी और उसकी ग्रेस देखकर कोई भी लड़की उस पर जान मारने को तैयार थी, क्योंकि वो ऐसी पुरकशी शख्सियत का मालिक था। और जो वो अंदाज़ा लगा रही थी कि वडेरे लोग जाहिल अनपढ़ होते हैं, ऐसा कुछ ना था। वो देखने में ही किसी आला ख़ानदान का चश्मे चिराग मालूम हो रहा था। यशमीरा की जगह कोई भी लड़की होती तो उसके चाँद जाने को तैयार होते, मगर ये भी यशमीरा जलाल थी जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया देख रखी थी, जिसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के जान देने को तैयार थे। दौलत, शोहरत, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, और जिसने अपना बचपन जवानी लंदन में गुजारी थी उसके लिए इंसान कोई अहमियत ना रखता था। हाँ, उसको शौक़ ज़रूर लगा था, मगर इस बात पर कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था। वो उसके लिए अहमियत रखता था तो वो थप्पड़ जो उसने उसको मारा था कुछ देर पहले। गाड़ी ठीक हो गई सरदार साईं? ओके, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई, जा सकती हो तुम। और हाँ, शरीफ ख़ानदान की लड़की रात के इस वक्त सफ़र नहीं करती। सालार ने मोबाइल में सर झुकाया, उसको इसी के अल्फाज में तंज किया। शराफत का अंदाज़ा सफ़र से नहीं उसके ज़मीर से लगाया जाता है मिस्टर। यशमीरा को उसकी ज़ुबान में ही वो जवाब दे रही थी। और हाँ मिस्टर, तुमको मैंने शराफत का सबूत तो देने से रही, मगर अनापरिस्ती का सबूत तो दे सकती हूँ। यशमीरा की लफ्ज़ तुम पर उसे तिल मिला कर रख दिया। सालार ने जाते हुए यशमीरा के बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ किया और चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू टॉक इन दिस टोन। यशमीरा उसकी तरफ देखने लगी, उसके चिल्लाने को नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुमको आप कहने से तो मैं रही, क्योंकि मैं अनजान लोगों को आप कहकर सर पर नहीं बिठाती। सालार जो पहले उस अंधेरे की वजह से देख ना पाया था, गाड़ी की लाइट में इतने खड़ी लड़की को देख सकता था, जिसकी आंखों में बला का एतमाद था और लहजे की सख्ती। चेहरे पर इत्मीनान ने एक बार सालार को शौक ज़रूर किया। वो बोले जा रही थी मगर सालार सुन रहा था, सोच रहा था कि लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं। वो तो समझा था कोई अपर क्लास की बिगड़ी हुई लड़की होगी जो बात तो कर रही है मगर एक डरी हुई हिरनी की माइन। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहता था, मगर यहाँ तो आज किसी ने पहली बार उसको तुम कहकर उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभी वो उसे जवाब देना ही चाहता था कि हमारे की कॉल आ गई। उसने बताया कि सरदार इब्राहिम खान को हार्ट अटैक हुआ और सालार यशमीरा की बात अनसुनी करता ड्राइवर को कहता हॉस्पिटल चलो। गाड़ी में बैठ गया। यशमीरा उसके ड्राइवर का शुक्रिया अदा करती वहाँ से जाने लगी कि उसने गाड़ी में बैठते सालार को एक उकताहट भरी निगाह से देखा और इडियट कहती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कोई और मौका होता तो सालार को उसका जवाब ज़रूर देता, मगर उस फजूल लड़की से ज़्यादा उसके ज़रूरी दादा थे। विशाल भाई, आप आगे इतनी लेट आप घर आते हो? आप जानते हो ना राबिया मोम को आपकी कितनी फ़िक्र रहती है, इसलिए वो साइम भाई को आपके साथ रहने का कहती हैं। खैर छोड़ें, आपको बताना था कि साइम भाई ने आपसे कोई अर्जेंट काम है, आपको कॉल किया तो चला था। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आप घर आओ तो मैं आपको कॉल बैक करने का कहूँ। यशमीरा खान के पास आकर रुक गया। वो यशमीरा से कहा, सिस्टर तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, मगर मैं तुमको यशमीरा नहीं कहकर बुला सकता, तो आज से तुम अपने भाइयों की गुड़िया हो, ओके? यशमीरा खान जो उसकी लेट आने पर परेशान थी, उसकी बातों ने उसे उलझन में डाल दिया कि उसका ये कमगू कज़न आज बदला बदला लग रहा था, ज़िंदगी से भरपूर। यशाल ने उसको एक कप कॉफ़ी बनाने का कहा और खुद साइम को कॉल करके चला गया। हेलो साइम। हेलो यशाल, थैंक गॉड तुमने कॉल की। तुम्हें पता है इधर क्या चल रहा है तुम्हारी मॉम के दिमाग में? पहले मेरी बात सुनो, मुझे वो मिल गई है। साइम जो कैसे बात कर अपनी बात सुनाने पर हैरान था कि ये यशाल है क्या, और उसकी इस बात में वो मिल गई, वो सुनकर उछल पड़ा। कौन मिल गई? उसने पूछा। वो लड़की याद है जो हमें 3 साल पहले मिली थी एयरपोर्ट पर, जिसके साथ मैं टकराया था? वो मिल गई है मुझे। साइम जो सोच में डूबा था कि यशाल को लड़कियों में कब से दिलचस्पी हो गई, वो पुरानी बात याद दिलाने पर सर पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि उसको याद था कि यशाल ने 5-6 महीने का उसका जिक्र करने में ही गुजार दिए थे।
और साइम बेचारा ये समझता था कि विशाल बस उस लेडी से इम्प्रेस था, इसलिए वो नहीं जानता था कि विशाल जैसा लड़का जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया एक लेडी से टकराव कर इतना सीरियस लेगा। ओफ विशाल, तुमने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। डियर बेस्टी, वो लड़की कहकर तुम शर्मिंदा तो ना करो। अब ज़्यादा नहीं तो 6-7 साल तो तुमसे बड़ी होगी और उनको एक एजेड लेडी कह सकता हूँ मैं, सैम ने स्टाइल से कहा। जस्ट शट योर माउथ। ईशान ने गुस्से में आकर फ़ोन बंद किया। दूसरी तरफ साइम उस सोच में था कि ईशान को उसकी मंगनी की खबर देकर हैरान करेगा। उसको तो ईशान ने ही हैरान कर दिया था, तो ये बात थी उसके उधर रखने की। अब राबिया आंटी को मैं क्या जवाब दूंगा? ईशान अफेयर तो चला नहीं सकता, वो एक प्रैक्टिकल इंसान है, मगर ये क्या था? वो उसको इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसको जो ना उसकी एज फेल होती और ना ही कोई माजी मुस्तकबिल उसके बारे में जानता था। और खुदाया मेरे भाई पे रहम कर, उसको क्या हो गया? लड़कियों के चक्कर में पड़ा था। ऊपर की यंग और खूबसूरत लड़कियां मर गई थी जो उसके एक इशारे का वेट करती थी कि तुम अपनी इमाम की एज की औरत से मिले। ईशान ने इसी वक्त अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर की। यशमीरा जलाल हाशिम का सारा बायोडाटा निकलवा कर सुबह मेरी टेबल पे मुझसे पहले रखे हुए हो, और ख़ुद रूम में बंद हो गया। आज वो वाकई सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसको हो क्या गया। उसने खुद को शीशे में देखा। क्या मैं वाकई यशाल सरदार सालार खान हूँ, जो लड़कियों की अहमियत नहीं देता, जिसका एक ही जुनून है बस कामयाबी और अपनी मॉम को खुशी? उसके और उसकी मॉम के बीच किसी तीसरे वजूद की गुंजाइश ना थी। तो ये क्यों आई? क्यों उनको देखकर ऐसा लगा कि इनकी तलाश थी मुझे, राबिया मॉम से भी ज़्यादा? मुझे इनमें सरदार सलार खान मेरे डैड जैसी क्वालिटी लड़कियों में देखना चाहते थे, और फिर यशाल भी अपने डैड की तरह लड़की चाहता था। वैसे ही लगी उसे यशमीरा जलाल, क्योंकि उसने आधे पप्पो से सुना था कि डैड की आइडल कोई गर्ल थी, मगर उसको शायद ऐसी नहीं मिली और राबिया मॉम से उनकी शादी हो गई। मगर यशाल ने सोचा था कि अपने डैड की तरह अपने भी कोई आइडियल बनाएगा, फिर उनको ही लाइफ पार्टनर बनाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक सलार खान ने कोशिश नहीं की होगी, वरना कोई ना कोई आइडियल उनको मिल ही जाती। यशाल ने अपने माइंड में स्केच बनाया। वो अच्छी और उसे अच्छी सिमत भी मिल गई, मगर उसकी और यशाल की उम्रों का फ़र्क यशाल को डिस्टर्ब कर देता। यशाल से जब यशमीरा टकराई थी, यशाल लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन कर बैठा था। यशाल को याद आ रहा था कि कैसे वो उससे टकराया। उसने एक बार भी यशाल की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा था। वो देखने में इतनी फिट थी कि यशाल को एक बार भी ना लगा कि वो एज में उससे बड़ी होगी। मगर जब प्लेन में उसने साइम को बताया कि वो गर्ल कितनी पुरकशिश थी, तो साइम ने उसको कहा वो गर्ल नहीं लेडी कहो उसे, क्योंकि मैंने उसे उसका आईडी कार्ड उठा कर दिया था और वो तुमसे अच्छी खासी बड़ी है। और जब यशाल ने इन सब बातों को एक तरफ करके सोचा तो उसको बहुत अच्छी लगी थी। ऐसी कोई बात ना थी उसमें, ऐसा कुछ खास भी ना हुआ था कि उसे प्यार कर बैठता, मगर खुद कुछ उसको सोचने से रोक नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की कि उसे भूल जाए, मगर जाने कौन थी, वो नहीं भूल पाया उसे। इतना मुकम्मल हुस्न यशाल ने आज तक ना देखा था। यशाल की कज़न यशमीरा ने दरवाज़ा नॉक किया। यशाल ने दरवाज़ा खोल दिया, मगर यशमीरा खान ने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। वो वहीं उसके पास बैठ गई। क्या वो भैया, आपकी तबीयत ठीक है ना? ऐसा लग रहा है आप रोए हो। नहीं, बस मॉम की याद आ गई थी। अच्छा, तुम जाके सो जाओ। और हाँ, सुबह तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, इसलिए तुम जाओ आराम करो। और जमाल घर आए तो उसको ये फ़ाइल दे देना। शायद मैं कल उससे ना मिल पाऊँ, मेरी मीटिंग है, तो वो ये फ़ाइल मिस्टर ली को दे देगा अर्जेंट। यशमीरा जलाल, एक बार फिर तुम गलत सोच रही हो। सलार का बेटा यशाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने फादर का नेम नहीं बताया, और सलार के जैसा उसका लहजा और आंखें एक इत्तेफाक हो सकता है। काश ऐसा कुछ ना हो, मैं टूट जाऊंगी। यशमीरा खुद से बातें करती रो पड़ी, क्योंकि वो सलार को पहले गंवा चुकी थी, अब नहीं। अब हौसला नहीं था। 19 साल उसने इंतज़ार किया था, मगर सलार खान नहीं आया, ना ही पलट कर देखा था उसको। इश्क था यशरा जलाल से, और यशरा ने भी 19 साल पहले उसको कसम दी थी कि वो ना मिलना उससे और ना राब्ता करना। मैं भी देखती कि क्या असर करती है तुम्हारी ये सो कॉल्ड बददुआएं। उसने कहा था, यशमीरा तुम खुद आओगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा हमेशा। जब उसे एहसास हुआ कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और वो आज का दिन सलार ने उसकी दी गई कसम की लाज रख ली थी। अब यशमीरा को ही कदम आगे बढ़ाना था, क्योंकि 19 साल एक ज़िंदगी गुजर जाती थी जो वो झेल रही थी, और ख़ुद के अना के हाथों मजबूर होकर ख़ुद को इस कदर मसरूफ़ कर लिया कि वो भूल जाना चाहती थी, मगर तन्हाई में उसकी यादों से तोड़ कर रख देती। फातिमा उसको ढूंढते हुए बाहर आई। उसके रास्ते में फुटपाथ पर अकेले बैठे यशरा से मिली।
क्या मसला है, क्यों घर नहीं आया और कॉल भी पिक नहीं की? फातिमा उसको डांट रही थी मगर उसके बहते आंसू देख परेशान हुई। क्या हुआ इश्मीरा, तुम ठीक हो ना? फातिमा, यशाल के साथ जिसके साथ आज हमारी मीटिंग थी वो सालार का अक्स लगता है। उसका देखना, उसका लहजा, मैं यशाल से मिलना चाहती हूँ। वो कौन है? इश्मीरा ने फातिमा से उसका नंबर मांगा क्योंकि वो यशाल से बात करना चाहती थी। इश्मीरा, मेरे पास इस वक्त उसका नंबर नहीं है, मैं तुम्हें कल दे सकती हूँ। रात के इस वक्त अच्छा नहीं लगता उसे डिस्टर्ब करना। चलो घर चलते हैं। फातिमा उसको बच्चों की तरह मना रही थी। गुस्सा ठंडा होने पर यशाल ने साइम को दोबारा कॉल किया और साइम ने आपके बारे समझदारी से काम लेते उसकी बात सुनी, मगर साथ ये भी बताया कि राबी आंटी ने उसकी मंगनी तय कर दी किसी दोस्त की बेटी से। मगर यशाल ने उसे कहा कि वो इश्मीरा जलाल से ही शादी करेगा, मगर साइम के सवाल ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो तुमसे शादी करेंगे? और तुम जानते ही क्या हो, इतनी बड़ी कंपनी चलाती है, मैं गारंटी दे सकता हूँ वो शादीशुदा है। साइम ने तो फ़ोन बंद कर दिया, मगर यशाल के दिमाग में एक आराम समझ गया। वह कैसे भूल गया कि वो मैरिड भी हो सकती है। यशाल ने रात के 2 बजे अपनी सेक्रेटरी को कॉल की कि मुझे अभी बस ये बताओ कि वो सिंगल है या मैरिड। वो मैरिड है। सेक्रेटरी की बात मुकम्मल होने से पहले ही यशाल ने कॉल काट दी। वही हुआ जिसका डर था। आखिर क्यों उसको उस दुनिया में उनसे ही मोहब्बत हुई। यशाल ने चीखना चिल्लाना चाहा क्योंकि वो हार नहीं सकता था। यशाल दूर जाना चाहता था, वैसा नहीं था कि टूटकर बिखर जाता। हाँ, कुछ टूटा ज़रूर था उसके अंदर, शायद उसका दिल या उसका गुरूर। यशाल ने अपनी सेक्रेटरी को मैसेज किया कि उनका कोई डाटा ना निकलवाए, ना ही इस टॉपिक पर कोई बात हो। वो कल ही पहली फ्लाइट से पाकिस्तान जाना चाहता था, सीट बुक करवा दे। उसकी सेक्रेटरी जो आधी बात सुनकर फ़ोन काट देने पर हैरान थे, एक और अजीब बात सुनकर शौक रह गई। खैर, उसने सीट बुक करवाई। विशाल पाकिस्तान आ चुका था, सब खुश थे, मगर साइम हैरतज़दा था कि रात को उसने आने का नहीं बताया और अब शाम को हमारे साथ है। कुछ तो हुआ है। साइम ने इशाल से वजह पूछी तो इशाल ने सब बता दिया, क्योंकि इशाल का एक ही अच्छा दोस्त था जिसे अपनी हर बात शेयर करता। साइम को भी दुख हुआ था क्योंकि वो जानता था इशाल ने बेशक उसको नहीं बताया, मगर उसकी आंखों में उसने कितने सालों से उसकी जुस्तजू देखी थी, किसी की तलाश देखी थी, मगर अंजाम क्या हुआ, बहुत बुरा। इश्मीरा सुबह खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, मगर वह इशाल का नंबर फातिमा से लेना नहीं भूली। फातिमा इश्मीरा की बचपन की दोस्त थी। जब वो मॉम डैड के साथ लंदन रहते थे, फातिमा एक शादीशुदा 2 बच्चों की माँ थी, मगर इश्मीरा और फातिमा को देखकर लगता नहीं था कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इश्मीरा उसे बहुत छोटी लगती थी। और इश्मीरा को जो बड़े पापा ने इधर बिजनेस सेट करके दिया तो फातिमा और उसके शौहर ने भी इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में इश्मीरा की मदद की, और वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती चली गई। यशाल का नंबर बंद था, वो जा चुका था। इश्मीरा ने कई बार ट्राई किया, मगर उसका नंबर बंद था। क्या हुआ? फातिमा ने उसको परेशान देखकर पूछा। नंबर ऑफ है उसका। फिर क्या किया जा सकता है? जब ऑन करेगा तब बात कर लेना। ये ठीक है। इश्मीरा ने उसका नंबर सेव कर लिया। यशाल, तुम कैसे खुद को तोड़ सकते हो? जानते हो ना राबिया मम को जब पता चलेगा तो वो कितनी दुखी हो जाएंगी। तुम इतने कमज़ोर तो ना थे कि एक गम तुम्हें तोड़ सके। वो तो जानती तक नहीं होंगी कि यू लव सर। साइम, मैं लंदन से तो आ गया, मगर 4 दिन हो गए, मैं उनको भूल नहीं पा रहा। वैसे मैंने जब पहले सरसरी सा देखा था तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि बंदा दिलो जान से फिदा हो जाए। साइम, किस बात पर? ईशान ने उनकी तस्वीर उनको दिखाई। ये तस्वीर देखकर साइम को वाकई शौक लगा। नॉट बैड ड्यूड। इतनी ग्रेसफुल लेडी हैं, लेकिन वो शादीशुदा है। मैं उनको हासिल नहीं करना चाहता, मैं उनके दिल में अपना मकाम चाहता हूँ, मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ। मेरे न से ही किसी और के साथ से ही जिनकी वो बीवी हैं। विशाल के कमरे के पास से गुजरती हादिया सलार की कज़न, जिसे सलार बहुत चाहता था बहन की तरह, और यशाल की पुप्पो हादिया की शादी राबे के छोटे भाई से हुई थी, और इश्मीरा सरदार खान उसकी ही बेटी थी। हादिया रुक गई। यशाल के अल्फाज उसको सलार के अल्फाज लगे थे जब सलार खान की ज़िंदगी में आई थी वो लड़की। हादिया ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। यशाल, बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? किसको खुश देखना चाहते हो? तुम कब किसी से मोहब्बत कर बैठे? साइम ने हादिया पप्पो को सब बताया। यशाल जो चुपचाप बैठा था उठकर बाहर गया, और साइम भी बात बताकर उसके पीछे चल दिया, क्योंकि उसको अकेले छोड़ना ठीक नहीं था। दूसरी तरफ हादिया सर पकड़ कर बैठ गई। खुदाया खैर करना, मैं अपने भाई की कहानी दोबारा दोहराने नहीं दे सकती। मैं यशाल को टूटते नहीं देख सकती। यशाल को समझाना होगा कि सलार की तरह ना बने, वो भूल जाए। और यशाल को हादिया ने उसके डैड की कहानी सुनाने का फैसला किया, क्योंकि और कोई चारा ना था। शाम को जब विशाल घर आया तो हादिया ने उसको अपने कमरे में बुलाया। जी पप्पू, आपने याद किया? आओ विशाल, तुमसे बात करनी है, बैठो इधर। विशाल उनके पास बैठ गया।
बेटा तुम्हें जो आज मैं बताने जा रही हूँ किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया। मैं देख सकती हूँ वो लड़की जिसके लिए मेरा बेटा इतना टूट गया है, बताओ कैसी है? फुप्पो, ये शाल जो उनकी बातें करना चाहता था उसको जैसा अपना पसंदीदा काम मिल गया वो हादे को बताने लगा। फुप्पो, मॉम कहते हैं कश्मीर की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, मगर वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मॉम से भी ज़्यादा। यशमीरा जलाल हाशिम। हादे के मुँह से वो नाम आखिर निकल ही गया जो 20 सालों में किसी के मुँह से ना निकला, और सबको इस रकम देखकर चला गया। विशाल ने हैरत से हादे को देखा। फूफा, आप जानती हैं यशमीरा को? फूफा, आप कैसे जानती हैं उनको? विशाल जो शौक था हादिया के नाम लेने पर, उसने हादिया से पूछा। हादिया ने विशाल से कहा, तुम भी यशमीरा से प्यार करते हो? हाँ फूफा, मगर आप कैसे जानती हैं उनको? उसने पूछा। बेटा, यशमीरा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जैसे तुमने तारीफ़ की तो मुझे सलार याद आ गया, क्योंकि वो भी यशमीरा की ऐसी ही तारीफ़ करता था तो उसका नाम निकल गया मुँह से। मगर वो नहीं जानते थे कि विशाल भी उसी यशमीरा से प्यार करता है। क्या डैड यशमीरा से प्यार करते थे? मगर ये कैसे मुमकिन है? मॉम तो कहते हैं कि डैड को उनसे प्यार था, उनकी लव मैरिज हुई थी। तुम्हारी मॉम ने कभी तुमको सच्चाई नहीं बताई, हाँ, और ना ही हमें बताने दी। ये शायद तुम्हारे डैड प्यार तो छोटा लफ्ज़ है, वो इश्क करते थे यशमीरा जलाल से, मगर मिल ना पाए। वो कभी मैंने देखा तो नहीं यशमीरा को, मगर सुना था बहुत खूबसूरत है। ये शाल जो हैरान था सब सुन के, उसने हादिया को बताया कि यशमीरा उसके डैड को ना मिली और उनका इश्क अधूरा रह गया। मेरे साथ भी ऐसा है पुप्पो, वो शादीशुदा हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानते थे? और पुप्पो, मैं टूटना नहीं चाहता, क्या करूं? मगर पुप्पो, डैड अगर उनसे मोहब्बत करते तो उनसे शादी क्यों नहीं की? मॉम से क्यों की? हादिया ने बताया कि राबिया ने सलार को बताया कि उससे मोहब्बत करती है और शादी कर रही है, इसलिए सलार राबिया से शादी कर ले। मगर वो वाकई यशमीरा को खुश देखना चाहता था। उस बात से सलार भैया टूट तो गए, मगर यशमीरा की खुशी के लिए तुम्हारी मॉम से शादी कर ली उन्होंने। फिर जाने क्या हुआ कि शादी के 7 साल बाद सलार भैया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब तुम 6 साल के थे और उनका आखिरी मैसेज था हमाद भाई को कि मेरा बेटा अगर यशमीरा लौट आए तो उसके सुपुर्द कर देना। मगर राबिया ने उनकी डेथ के बाद मना कर दिया, तुमको सबसे दूर रखे। सलार भाई ने ऐसा क्यों कहा? उस दिन एक्सीडेंट से पहले क्या बात हुई थी राबिया की और सलार की? उन्होंने ऐसा कहा कोई नहीं जानता, बस राबिया भाभी जानती हैं, मगर वो आज भी यशमीरा से नफरत करती हैं। कभी उनके सामने यशमीरा का नाम मत लेना। मगर पप्पा, ऐसा क्या हुआ था? डैड से बात करने के बजाय यशमीरा जलाल ने मॉम से बात की और उन्होंने खुद को मुनासिब ना समझा कि वो डैड को खुद आकर बताती। विशाल ने पूछा। बेटा, जो इसका जवाब तुम्हारी मॉम जानती है, ये यशमीरा जलाल बस। पप्पो, यशमीरा ने भी डैड को हर्ट किया था ना, वो खुद कैसे खुश रह सकती हैं? यशमीरा जलाल इतने दिनों से नंबर मिला रही थी मगर बंद था। उसकी सेक्रेटरी से पूछने पर पता चला कि वो पाकिस्तान चला गया। यशमीरा, कभी कभी तुम खो क्यों जाती हो? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम्हें लगता है कि विशाल सरार का बेटा है, वो मर्द है यशमीरा, 19 साल हो गए हैं और तुम अब भी उसका इंतज़ार कर रही हो। अगर उम्मीद है तो खुद जाओ, उससे बात करो। हाँ फातिमा, तुम ठीक करी, मुझे सलार से बात करनी होगी। मैं थोड़े दिनों तक जाऊँगी पाकिस्तान। अभी मुझे ऑफिस जाना है, ज़रूरी मीटिंग है, शाम को मिलते हैं, बाय। सलार हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, वो सुबह तक उनको घर लेकर जा सकते हैं। सलार ने बाकी लोगों को घर भेज दिया और खुद हॉस्पिटल ही ठहर गया, क्योंकि वो अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था। वो सरदार इब्राहिम के पास ही था। उसको ऐसा लगा कि सरदार इब्राहिम कुछ कह रहे हैं, मगर वो ठीक से समझ ना सका। बस इतना सुन पाया कि रोहिन मुझे माफ़ कर देगी क्या? कौन थी रोहिन और दादा उससे माफ़ी क्यों चाहते थे? सलार ने अपने सीने पर अपने पुराने ड्राइवर खान बाबा से पूछा कि खान बाबा, ये रोहिन कौन है? खान बाबा को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनके मुताबिक रोहिन बीबी के बारे में कोई नहीं जानता, मगर सलार क्या जानता था? बताए ना खान बाबा। बेटा, रोहिन बीबी आपकी फुप्पो थी, मगर अब उस दुनिया में नहीं रही। तो खान बाबा, दादा उनसे क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं? और हम सब को किसी ने क्यों नहीं बताया कि हमारी कोई फुप्पो भी थी? बेटा, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए सरदार इब्राहिम ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए थे। मगर जब उनकी मौत हुई तो सबने समझा वो कत्ल था, वो सरदार इब्राहिम ने करवाया था। मगर ये सच नहीं, बल्कि उनका एक्सीडेंट एक कत्ल था। तुम्हारे दादा के हरीफों ने ऐसा किया था। वो इल्ज़ाम तुम्हारे बाप पर मल दिया गया कि बाप ने बेटी को मरवा दिया, हालांकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो रोहिन फूफो की कोई औलाद थी क्या? नहीं, क्योंकि अगर होती तो सरदार साहब उनको अपने गले से लगा कर रखते।
यशमीरा सलाल को इडियट खड़ूस आदमखोर कहती रास्ते पर आई और हॉस्टल पहुंच के कश्यप को सरप्राइज किया। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हुई थी। चलो अच्छा किया, तुम को भी कश्मीर देखने का शौक था, तुमने पूरा कर लिया। ये तो है। यशमीरा कश्यप के साथ बैठ गई। उसने रास्ते में बताया कि उसके साथ हुआ क्या है। वाह यार, सरदार सलार ने तुमसे बात की, क्या बात है, लकी हो तुम फिर तो। मगर इंसल्ट भी की, थप्पड़ भी मारा, इसका तो मैं हिसाब चुकता करके रहूंगी यार। मैंने अगर अपनी क्लास फेलोज को बताया तो उन्होंने तुम्हें लकी कहना है, क्योंकि यहाँ मेडिकल की सब लड़कियाँ उस पर पढ़ती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है वो। क्या वो इधर आता है, फ्लर्टी ना हो तो? यशमीरा ने कहा। नहीं स्वीटी, वो इधर एक बार अपने दादा के साथ आया था, क्योंकि कॉलेज के डोनर में से एक है, तो तब उसको देखा था। और फिर अक्सर आता है क्योंकि उसको कोई एक भाई मेडिकल में है और उससे मिलने सरदार हदीद खान। बहुत एजुकेटेड और बड़ी फैमिली है, यहाँ उनकी हुकूमत चलती है, किसी गवर्नमेंट की नहीं। अच्छा, कश्मीर में ऐसा होता है? पहले सुना था, आज देख भी लिया। अच्छा, खाना खाने बाहर चले क्या? यशमीरा ने कश्यप से कहा। जी ज़रूर, ये लंदन या हमारी सिटी नहीं कि रात के 2 बजे रेस्टोरेंट खुला होगा, यहीं से कुछ मंगवा कर खा लो और सो जाओ, कल तुम्हें घुमाऊंगी यहाँ सब जगह। यशमीरा ने कश्यप और अपने लिए कॉफ़ी बनाई और रात देर तक कश्यप को बातों में लगाए रखा। सुबह के 10 बज रहे थे जब यशमीरा की आंख खुली। तब तक कश्यप कॉलेज जा चुकी थी। यशमीरा ने आज अकेले ही घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि कश्यप के तो एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यशमीरा ने फ्रेश होकर चाय बनाई और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल आई। आज पहले की निस्बत काफ़ी ठंड थी। यशमीरा लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। उसकी सोच से भी ज़्यादा सुकून था यहाँ। उसको अपना अपना सा लग रहा था, और लगता भी क्यों ना, उसकी माम रोहेन जो इधर ही की थी, उसकी खूबसूरती की शायद एक वजह ये भी थी, मगर वो कश्मीरी थी और ऊपर से कुछ ब्रिटिश आदात। वो अच्छी खासी होश उड़ा देने वाली लड़की थी, मगर वो इस बात से अनजान एक आम सी लड़की खुद को समझती थी। वो पंजाब के सबसे बड़े इंडस्ट्रिएट कमाल हाशिम की मुस्कान थी और जलाल हाशिम की बेटी। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी GH की मालिक थी, जो ज़ाती तौर पर उसके डैड की थी, और अब कमाल हाशिम ने यशमीरा के नाम कर दी थी। यशमीरा अपनी ही धुन में गाड़ी चला रही थी। उसको पाकिस्तान की रोड पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल लगता था कि उसकी गाड़ी सामने से आती कार से टकराई। ओह शिट, सो सॉरी। दरअसल मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी तो गाड़ी टकरा गई। मगर हैरत तब हुई जब सलार गाड़ी से बाहर निकला। तुम? ओह गॉड, क्या मुसीबत है। यशमीरा अपनी गलती भूलकर उसको कोसना शुरू हुई। गाड़ी चलाना नहीं आती तो चलाते क्यों? अगर मुझे कुछ हो जाता तो बहुत बुरा करती मैं तुम्हारे साथ, मिस्टर सरदार सलार खान। सलार ने चबाकर कहा। बेहतर होगा तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो, तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। और ज़रा एहतराम से बात किया करो। सलार उसके करीब आया और उसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है मुझ में काफ़ी इंटरेस्ट है, तभी मुझे फॉलो कर रही हो? तो तुम्हें बता देता हूँ कि मैं अपने आगे पीछे घूमने वाली लड़कियों से सख्त नफरत करता हूँ, और मिडिल क्लास गर्ल्स की तरह मुझे अभी मेरे सामने रोने का ड्रामा मत शुरू कर देना। ये लो पैसे, मुझे तो देने के लिए तुम्हारे पास होंगे नहीं, मेरी तरफ से रख लो, अपना इलाज भी करवा लेना और गाड़ी भी ठीक करवा लेना। यशमीरा जो उसको जवाब देना चाहती थी, मगर वो अनसुनी करके चला गया। क्या चीप आदमी है, समझता है कि खुद का बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा होगा। तो क्या मैं इसकी बातें सुन दे रहा हूँ? इसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। यशमीरा गुस्से से बुड़बुड़ी। 6-7 दिन के बाद जब यशमीरा इलाका घूम चुकी, साथ में शुक्र अदा किया कि उस जाहिल से पाला नहीं पड़ा, तो कश्यप ने यशमीरा को कहा कि उनके कॉलेज का फंक्शन है, तुम भी साथ चलो। अगले दिन वो कॉलेज गई। वहाँ सब ने यशमीरा को अच्छे से वेलकम किया। इतने में फंक्शन शुरू हुआ और जो चीफ गेस्ट था उसको देख के यशमीरा का पारा हाई हुआ। ये जाहिल इधर क्या कर रहा है? यहाँ के लोगों ने इसको इतना क्यों सर पे बिठाया हुआ है? यशमीरा सलार को जवाब देने के लिए आगे बढ़ी कि सामने साथी राबिया लिहाज सरदार खान से टकराई। उफ ओ, देख के नहीं चल सकती क्या? आंटी हो, मेरा ड्रेस खराब कर दिया। राबिया यशमीरा को डांटना शुरू हुई। सॉरी डियर, दरअसल मैं जल्दी में थी तो आपसे टकरा गई, सो सॉरी। सिर्फ सॉरी? मेरे ड्रेस ख़राब कर दिया इसका कि तुम जानती भी हो कितना महंगा ड्रेस है। ओह, तुम कैसे जानते हो कि पता नहीं किधर किधर से मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं। यशमीरा जो अपने के पे शर्मिंदा थी, उस लड़की की ज़्यादा बकबक सुनकर तब गई और आखिर बोल पड़ी। ओह हेलो मिस, ये तेवर किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, गलती से टकराई इसलिए सॉरी भी किया, मगर आपको लगता है तमीज़ घर बोल कर आई हैं। अगर इतना ही महंगा सूट था तो घर ही छोड़ कर आती, और मुझसे अगेन इस लहजे में बात मत करना, समझी? राबिया को आज कोई अपनी टक्कर का मिला था उसको, और राबिया को झगड़ता देख सलार भी आ गया। स्टॉप इट राबिया, प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी इशू। सलार ने राबिया को समझाया, क्योंकि वो कोई हंगामा नहीं चाहता था इधर। और राबिया यहाँ फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, एक घमंडी लड़की जिसको अपने नाम और पैसे का भरम था, और आज पहली बार उसको कॉलेज में किसी ने जवाब दिया था पलट कर। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ इस कॉलेज में जहाँ तुम पढ़ने आई हो?
मेरी फैमिली इस कॉलेज के डोनर्स में से एक है। राबिया ने उसे धमकी दी। और सच्ची? फिर तो क्योंकि आप इतनी अमीर हैं तो मैं आपसे बात करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब रास्ता दें मिस डोनर, यशमीरा शरारत से कहती आगे बढ़ गई। और हाँ, एक बात, इस कॉलेज में अगर ज़ाती तौर पर भी आप डोनर होती तो अपने तेवर किसी और को दिखाई, क्योंकि मैं इधर नहीं पढ़ती। यशमीरा बात मुकम्मल करके जाने लगी कि अपने सामने उसको देखते सलार को देखकर रुक गई। और राबिया सलार के सामने अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। राबिया जाती हुई यशमीरा को मिडिल क्लास और पता नहीं क्या क्या कह कर गई। और यशमीरा ने सलार की तरफ देखते सिर्फ इतना कहा कि मिडिल क्लास होना कोई जुर्म नहीं। लगता है यहाँ के लोगों को मिडिल क्लास लोगों से एलर्जी और हाई क्लास या मिडिल क्लास होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सोच का होता है। वैसे आप दोनों से मिलकर बहुत बुरा लगा, इसलिए मज़ीद बहस नहीं। यशमीरा जो बात ख़त्म करना चाहती थी सलार को एक पल के लिए बहुत अच्छी लगी। सिंपल सी लड़की, बेबाक, जैसे वो राबिया से बिना इम्प्रेस हुए बात कर रही थी। शायद सलार ऐसी लड़की देखना चाहता था। उसे इससे पहले मुलाकात याद आई, बेखौफ मासूम सी 19 साल लड़की। राबिया ने यशमीरा को उसके मिडिल क्लास होने पर उसको शर्मिंदा करना चाहा, मगर यशमीरा भी चुपचाप सुनती रही। राबिया का ब्रांड, उसका पैसा, उसकी फैमिली की पावर, सलार उसका कज़न, सलार खामोश था। वो देखना चाहता था वो लड़की क्या जवाब देगी राबिया के झगड़े से। काफ़ी लड़कियां और लड़के जमा हो गए थे। कश्यप इधर ना थी, वरना ये सपना होता। यशमीरा ने बिना राबिया की बातों का बुरा मनाए राबिया के साथ खड़े सलार के पास आकर रुकी और राबिया की तरफ देखकर उसके औकात बताने लगी। तो डियर, अपना तारुफ करवा चुकी हो तो मुझ मिडिल क्लास का भी सुन लो। मेरा नाम यशमीरा जलाल हाशिम चौधरी है। पंजाब के सबसे बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा। और अगर कभी इंटरनेशनल न्यूज़ सुनी हो या बिजनेस में दिलचस्पी हो तो मेरे एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यूरोप बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी GH, जिसकी मैं ऑनर हूँ। सलार, जिसकी किसी छोटी मोटी चीज़ की तवक्को कर रहा था, GH कंपनी का नाम सुनकर शौक हुआ, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, अच्छे से जानता था इस कंपनी को। यशमीरा अपनी बात मुकम्मल करके जाने लगी, मगर रुक गई और सलार को उसके पैसे वापस करते हुए बोली कि अपनी कज़न का इलाज करवा देना। राबिया जो उसको जवाब देना चाहती थी, सलार ने उसको खामोश करवाया। वैसे भी राबिया की सलार के सामने बोलने की हिम्मत ना थी। राबिया सलार को ऐसे खामोश देखकर हैरान थी कि सलार कुछ कह क्यों नहीं रहा, मगर वह नहीं जानती थी कि सलार का जो आइडियल था, उसको आइडियल वो लड़की मिल गई थी। उसके बाद कई दिन तक सलार उसके बारे में सोचता रहा। कैसी थी वो, पल में तोला पल में माशा। सलार को उसके बाद कई दिन यशमीरा से सामना हुआ, मगर उसको मुखातिब ना यशमीरा ने किया और ना ही सलार ने। जिस जगह वो यशमीरा को देखता, वहाँ का एहसास उसको अच्छा लगता, और जो अपनी ज़ात तक वो महदूद रहता था, उसका बाहर रहना और मजाज में तब्दीली शायद हर किसी ने महसूस की थी। हमाद और हदीद को उसने बताया कि कैसे उसको यशमीरा से प्यार हो गया, मगर वो चली गई। वो उससे बात करना चाहता था, मगर क्या करे। और जब ये बात राबिया को मालूम पड़ी तो उसने सलार को खोने का डर लगा, और साथ ही उसे यशमीरा से और नफरत बढ़ गई। सलार जैसे जैसे उसको फॉलो करता रहा, उसकी सादगी का दीवाना हो गया। उसे लगा वो यशमीरा को पा लेगा, मगर इतना आसान ना था, क्योंकि यशमीरा की ज़िंदगी में उसके लिए जगह ना थी। यशमीरा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, सलार ने वहाँ आना जाना शुरू किया। वो सिर्फ ये चेक करना चाहता था, हर हद तक जा सकता था, मगर जैसी वो थी वैसी ही थी। सलार कोई आम लड़का ना था जो उसको किसी भी लड़की से प्यार हो जाए। वो तो खुद हर किसी का आइडियल था, मगर जिसे वो आइडियल मान चुका था वो उसकी शायद ना थी। सलार अपने कमरे में बैठा फाइल सीख रहा था जब मुलाजिम उसके कमरे में आया। साहब जी, आपको सरदार साईं बुला रहे हैं। सलार ने मोबाइल पर वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे। खैरियत, दादा जान को इस वक्त मुझसे कोई बात करनी है क्या? जाने क्या बात है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? सलार खुद से बात करता फ़ौरन सरदार इब्राहिम के कमरे में आया। जी दादा जान, आपने बुलाया, मुझे खैरियत है ना? आओ बेटा, खैरियत ही है। मैं तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता था, क्योंकि तुमसे मुतल्लिक है, और तुमने अपनी ज़िंदगी का कोई इख्तियार किसी को नहीं दिया था, फिर बात भी तुमसे ही करनी थी। सलार, मैं चाहता हूँ तुम अब बच्चे नहीं रहे और राबिया की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तो बताओ, तुम्हारी शादी की तैयारी कब की जाए? सलार तो जैसे ये सब सुनकर सकते में चला गया। दादा जान, गुस्ताखी माफ़, मगर मैं राबिया से कभी शादी नहीं करूँगा, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। सरदार इब्राहिम खान ने अपने फैसले के खिलाफ बोलने की इजाज़त किसी को ना दी थी, मगर आज उनका लाडला उनके खिलाफ चल रहा था। सलार बाबर, सरदार इब्राहिम खान चिल्लाकर बोले, मैं तुमसे राय नहीं मांग रहा, फ़ैसला सुना रहा हूँ। और मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, फ़ैसला सुना रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी को करने की इजाज़त नहीं देता। सरदार इब्राहिम खान, चाहे वो आगे आप ही क्यों ना हो। वो कमरे से जाने लगा तो पलट कर कहा,
अगर इस घर में मेरी शादी होगी मगर मेरी पसंद की लड़की से, किसी के थोपे हुए फैसले से नहीं। अगर ज़्यादा फोर्स किया तो मैं मुल्क ही छोड़ दूंगा, मैं याद रखिएगा। सलार चल दिया मगर सरदार इब्राहिम खान के दिमाग को मफलूज कर गया। ये क्या हो गया? मेरे जिगर का टुकड़ा किसी लड़की के लिए मुझे जवाब दे गया। 26 सालों में पहली बार। कौन है वो? ना वो जिंदा रहेगी और ना ही फसाद होगा। जो भी है उसे मरना होगा, क्योंकि मैं अपनी सरदार होने की रवायत नहीं तोड़ सकता। फिर उन्होंने अपने बंदों से कहकर सलार के पल पल की रिपोर्ट लेनी शुरू की, मगर लड़की कोई ना मिली, क्योंकि सरदार इब्राहिम के बंदे सलार को किसी लड़की से मिलते नहीं देखते थे। सलार उस दिन के बाद घर में कम ही नजर आता था। सलार इश्तियार को जो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था, हादी ने उसको शरारत से देखते हुए कहा, ओहो भैया, लगता है आज हमारी भाभी से मिलने जा रहे हैं आप। मीटिंग तो हो नहीं सकती इस हालत में। गुड़िया तुम भी ना, आज तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, बस दुआ करो मान जाए। वो मान जाएंगी, इतना डैशिंग लड़का किधर मिलना है उनको। चलें, बेस्ट ऑफ लक। सलार तो चल दिया मगर सरदार इब्राहिम के वफादार मुलाजिम ने ये बात सुनी और जाकर सरदार इब्राहिम को बताई। क्या मतलब? वो दो इतने दिनों से मिल रहा है, तुम सब निकम्मे पता नहीं लगा पा रहे। आज मुझे उस लड़की की लाश चाहिए, वरना मैं अपने बेटे इलियास को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा राबिया को लेकर। नहीं सलार, तुम्हें झुकना पड़ेगा। सरदार इब्राहिम खान खुद से मुखातिब हुए जब राबिया कमरे में आई। क्या हुआ दादा जान, अब परेशान है? राबिया, मैं सलार को कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसने हमारे ख़ानदान की रवायत तोड़ी है, हमारे फैसले के खिलाफ जाके। दादा जान, कैसा फैसला? तुम्हारा और सलार की शादी का। क्या? राबिया को जैसे यकीन ना आया। उसके दिल की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होगी, मगर साथ में सलार के इनकार ने भी उसको परेशान कर दिया। दादा जान, आपको कम सर आंखों पर, मगर सलार ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके इनकार की वजह क्या है? कोई लड़की है उसकी ज़िंदगी में और वो कहता है उससे शादी करेगा। बेटा तुम जानती हो कौन है यशमीरा? हाँ हाँ दादा जान, याद आया। 6 महीने पहले एक लड़की आई थी, काफ़ी बदतमीज़ थी। उसी ने सलार को अपने जाल में फंसाया है। वही हो सकती है। अच्छा तुम जाओ, रहमान बाबा को अंदर भेज दो। जी दादा जान। राबिया चली गई। जी सरदार जी, आपने बुलाया? रहमान बाबा ने पूछा। आओ रहमान बाबा, सलार आपके बहुत करीब है। उसने आपको कभी किसी लड़की में बात के बारे में बताया है? सरदार इब्राहिम ने पूछा। नहीं सरदार साईं, सलार बाबा तो लड़कियों से दूर रहते हैं। मगर रहमान बाबा, आपके सरदार बाबा ने अपने लिए कोई लड़की चुन ली है, हम सबके खिलाफ जाकर, और सलार को उससे दूर करने के लिए जो बन पड़ा मैं वो करूँगा। आप बस इतना काम करें कि अभी सलार को वापस बुलाएं, क्योंकि वो हमारे कहने पर नहीं आएगा। उसको कहें कि हम उसकी शादी उस लड़की से करवाने को तैयार हैं। जो हुक्म। सही। रहमान बाबा तो चले गए, मगर सरदार इब्राहिम के दिमाग में क्या था कोई नहीं जानता। ख़त्म कर दो उसे, अगर वो मिल जाए तो, मगर तब ख़त्म करना जब सलार वापस आ चुका हो उससे मिल के। और फ़ोन बंद कर दिया ये कहकर। सलार जिससे मिलने आया था, सलार ने यशमीरा को कश्यप के ज़रिए रेस्टोरेंट में बुलाया था कि कश्यप ने कहा कि वो किसी से मिलवाना चाहती है, मगर ना वो खुद आई। यशमीरा वहाँ पर बैठी वेट कर रही थी कि सलार आया, और सलार को देखकर हैरान हुई। जब सलार उसके पास आया तो उसको एक रोज़ का बुके दिया और उसके पास बैठ गया। यशमीरा, मुझे आपसे बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं जान छोड़ देते आप मेरी? यशमीरा ने तंग आकर कहा। यशमीरा, आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू, सलार ने कहा। ओह रियली? यशमीरा उसके प्रपोज करने को एक तंज के अंदाज में लेके उठी। एक बात, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने कहा था मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मिडिल क्लास ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं वाकई मिडिल क्लास होती तब भी मुझे पसंद करते क्या? नहीं ना? तो मिस्टर सरदार सलार बाबर खान, मैं नफ़रत करती हूँ तुम जैसे वडेरों से। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि हर वडेरे में मुझे मेरे मॉम डैड का कातिल नज़र आता है, और तुम भी। इसलिए आंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यशमीरा ये कहकर चली गई, मगर सलार को आज एक वजह बता गई थी उसकी नफ़रत की। कौन है ये? और जलाल हाशिम खान का कत्ल कैसे हो सकता है? मैंने उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन ली तो वो तो एक्सीडेंट था। फिर ये आज क्या क्या कर गई है? ऑफ गॉड, मैं पागल हो जाऊँगा। किससे पूछूँ, किससे पूछूँ? यस, कश्यप। अभी वो कश्यप को कॉल करने वाला था कि घर से फ़ोन आ गया। यस सलार बाबा, आपके लिए खुशखबरी है। बड़े सरदार मान गए हैं, जिधर आप चाहो शादी कर लो। सच में? सलार तो सब गम भुलाकर जैसे आज मुकम्मल हुआ था। जी छोटे बाबा, और सरदार साईं ने आपको घर बुलाया है। सभी आए हैं। जी मैं आता हूँ। शाम का खाना घर में खाऊंगा। चलो खुदा हाफिज़। सलार खुशी से घर को रवाना हुआ और सरदार इब्राहिम के बंदे यशमीरा को मारने के लिए रवाना हुए। जाने सरदार इब्राहिम के दिमाग में क्या सोची कि उन्होंने अपने बंदों को उसकी तस्वीर लेने का कहा, क्योंकि अगर अभी मारते तो वो पता उनका ही था। उसको शक हो जाना था। सिर्फ इसलिए तस्वीर ली, और वो सलार की पसंद देखना चाहते थे। कौन है जो सलार को उसका दादा के खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर गई? जब उन्होंने तस्वीर देखी तो जैसे सख्ते में आ गए।
रोहैन, मेरी जान, मेरी गुड़िया, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फ़ौरन अपने बंदूकों से दूर रहने का कहा। 10 साल बाद किसी में रोहिन दिखी थी उनको। जब उन्होंने राबिया से यशमीरा का नाम नस्ल पूछी तो जैसे उनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ये मेरी रोहिन की बेटी है। अल्लाह, मुझसे बुरा जुल्म होने से बचा लिया तूने। मैं अपने ही खून को मारने चला था। दादा जान को रोहिन और ये लड़की कैसे आपका खून हो सकती है? राबिया ने पूछा। मगर सलार के दादा का तो जैसे खजाना मिल गया हो। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, बताया कि रोहैन की बेटी और सलार उससे मोहब्बत की शादी करना चाहता है। सब खुश थे। हमाद, हदीद, हमजा तो जैसे पागल हो गए थे जानने के लिए। उसकी पुप्पो भी वहीं थी, उनकी भाभी और उनकी फर्स्ट कज़न भी। रात 9 बजे जब सलार घर पहुंचा तो उसको ये जानकर हैरत हुई और खुशी हुई कि सलार भाई, मुझे तो देखकर ही लगता है कि कश्मीरा अपनी अपनी सी। आखिर को कश्मीर की लड़कियां होती खूबसूरत हैं, और वो तो है भी हमारी पप्पो का पड़तू। हाँ हाँ नजूमी बाबा, तुम सही कहते हो। सब खुश थे, मगर राबिया को शदीद नफरत हो गई थी कि उसकी जगह सलार की ज़िंदगी में कोई और आने वाली थी। सलार जब रूम में गया तो मुतमईन था, मगर अचानक कश्मीरा की बात याद आई। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और सब परवटेरों से। मेरे मॉम डैड के कातिल लगते हैं सब मुझे। सलार ने उसी वक्त कशफ को कॉल कर पूछा, जब सब कशफ जानती थी बता भी दिया। उसकी वालिदैन का कत्ल उसके नाना ने करवाया और कमाल हाशिम ने कश्मीरा को सबके लिए लंदन सबसे दूर रवाना कर दिया, कहीं वो उनको भी ना मरवा दे। सलार पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। कैसे हो सकता है ये दादा जान? उसकी आंखों में जिस मीरा के लिए प्यार था वो उसको देख नहीं सकता, देखकर लगता नहीं था कि पुप्पो को दादा जान ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सब ठीक करना होगा। सलार ने फैसला किया, अगर कशफ की बात सच थी तो वह दादा जान को कटखड़े में ला खड़ा करेगा, अगर नहीं तो इश्मीरा की गलतफहमी दूर करेगा। इस बात का जवाब उसको उसकी माँ के अलावा कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि जो भी हो, गुल खान बेगम की बेटी तो मरी थी, वो अपनी औलाद के लिए झूठ नहीं बोलेंगी। सलार सुबह सुबह दादी जान के पास गया, क्योंकि उसको लंदन जाना था और फिर काम में शायद वो ये बात बोल जाए, इसलिए जाते हुए दादी से मिलना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम बेटे, जीते रहो। अभी तक रवाना नहीं हुए? जी बस निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊँ। सलार पुत्र, जी दादो। बेटा अब आओ तो मेरी रोहिन की निशानी को साथ लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कितनी बदनसीब माँ हो ना, अपनी बेटी को बचा नहीं सकती और ना ही आखिरी वक्त में उसे देख सकी। दादो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पुत्र पूछ। दादू जान, क्या फुप्पो का कत्ल दादा ने करवाया था? गुल खान जान बेगम सलार को हैरत से दिखने लगी। तुमको किसने ये बात बताई? उन्होंने पूछा। यशमीरा ने। और वो नफरत करती है मुझसे कि मैं एक सरदार फैमिली का बेटा हूँ, मगर जब उसको ये पता चलेगा कि मैं उसका कज़न हूँ तो वो दादा मुझे वो कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसकी फैमिली को लगता है कि मॉम डैड का कत्ल दादा जान ने करवाया है। पुत्र लगता है, मगर तेरी पुप्पो की शादी के बाद तुम्हारे दादा ने उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो रोहिन से बहुत प्यार करते थे। मगर वक्ती नाराज़गी तो हर जगह होती है, फिर रोहिन मिलती भी थी लंदन में तुम्हारे दादाजी से जब वो उधर जाते थे। हाँ, गलती है तुम्हारे दादा जान की कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए रोहिन को उधर ना आने दिया और ना कभी मिलवाया सबसे, क्योंकि उनके खिलाफ उनके मुखालिफ इस बात को लेकर गलत बातें फैला रहे थे कि देखो बेटी तो संभली नहीं, इलाके को क्या संभाल लेंगे। इसलिए तुम्हारे दादाजी ने रोहिन को इधर आने से मना किया और दूर रखा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। मगर हमारी ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट रोहिन चढ़ गई और इल्ज़ाम तुम्हारे दादा पर आ गया। पुत्र, तुम्हारे दादा आज भी रोहिन से इतना ही प्यार करते हैं। वो तो उसकी सांस के साथ सांस लेते थे, बस यशमीरा को उस गलतफहमी से निकाल के मिलवा दे उसके नाना से। सलार को अपने अंदर एक सुकून महसूस हुआ कि चलो दादा जान ऐसे नहीं है और यशमीरा को मनाना उसके लिए आसान होगा। जी दादा, मैं लेकर ही आऊँगा यशमीरा को। ये कहकर वो चला गया। इस्लामाबाद में आकर उसने पहले यशमीरा को कॉल किया और बुलाया कि ज़रूरी बात करनी है उसके मॉम डैड को लेकर, और यशमीरा उसकी बात सुनकर वहाँ गई। हाँ बोलो। मैं जा रहा हूँ लंदन, शायद 6 माह लग जाए, सलार ने कहा। तो मैं क्या करूँ? मुझे जिस बात के लिए बुलवाया है वो बात करें मिस्टर सलार। यशमीरा, तुम्हारी मॉम मेरी फूफो थी। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? सलार ने उसे सब बताया, मगर यशमीरा को यकीन नहीं करना था। आज क्या बात थी? जो भी थी, अगर वो नहीं करनी है तो ख़त्म करो इसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं नफ़रत करती हूँ। यशमीरा, क्यों इतनी नफ़रत करती हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी से तुम इतनी नफ़रत खो दोगी, सब कुछ खो दोगी तुम इस नफ़रत में। सलार ने उसे मना करना चाहा। खो चुकी हूँ मैं सब कुछ, मज़ीद नहीं खोना चाहती। तुम क्यों मुझे वजाहत दे रहे हो? गलत इंसान सफाइयाँ देता है मिस्टर सलार बाबर।
सिर्फ गलत होने पर ही वजाहत नहीं दी जाती, कभी कभी हम वजाहत इसलिए भी देते हैं कि सामने वाला हमें बेहद अजीज होता है। सलार ने कहा, बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है इश्मीरा जलाल। सलार आज हद से ज़्यादा संजीदा था। तुम और तुम्हारी चाहत दोनों मर क्यों नहीं जाते? इश्मीरा ये कहकर चली गई और सलार के दिल पर क्या गुजरी वो नहीं जानती। एक मजबूत मर्द को आज मट्टी का ढेर कर गई थी वो लड़की। इश्मीरा, तुमको भी खुदा करे इश्क हो, तब तुम्हें ख्याल आएगा कि तकमील इश्क के लिए दूसरे की चाहत भी कितनी ज़रूरी है। नहीं आऊँगा तुमको नज़र में। जो लोग मोहब्बत के तमाशे बनाते हैं ना, उनको मोहब्बतें नसीब नहीं होती। इश्मीरा जलाल, मैंने तुमको जब जब तंग किया है उसके लिए सॉरी। हो सके तो माफ़ कर देना और एक बार दादा जान से मिल लो। तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ? तुमसे दूर तो मैं जा रहा हूँ, मगर आज मेरी बात मान जाओ। अपने नाना नानी से मिल लो। अलविदा। इश्मीरा ने उसको पलट कर ना देखा और चली गई। दोनों अपने अपने रास्ते एक दूसरे से दूर, शायद इतने के चाहकर भी लौट ना सके। सलार के जाने के 1 महीने बाद ही इश्मीरा के सामने सब सच्चाई आ गई और वह नाना नानी से भी मिली थी। वो इस्लामाबाद मिलने आए थे, मगर सलार को कुछ पता ना था, क्योंकि उसने खुद को इतना बिजी कर लिया था। शायद यही उसकी गलती थी कि पलट कर ना देखा। अगर वो पलट कर देखता तो जान जाता कि किसी को उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर अपनी अना के लिए इश्मीरा ने सलार से रब्ता नहीं किया। 5 महीने हो गए थे। सलार का दिल था कि एक हफ्ते तक वापस चला जाए, मगर उसको एक ईमेल मिली। सलार, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैं तुम्हारे दादा दादी से मिली हूँ। अब तुम मेरी बात मानो और मुझसे दूर रहो। मेरी मंगनी हो चुकी है जिससे मैं प्यार करती थी। अगर मुझसे प्यार है तो मेरे और अपने दादा दादी की खुशी के लिए तुम शादी कर लो, और इसके लिए राबिया से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मुझसे रब्ता मत करना कभी भी। इश्मीरा जलाल हाशिम। सलार तो जैसे साकित हो गया था, जाने कितने घंटे ठंड में बैठा रहा। क्यों किया तुमने इश्मीरा? क्यों तुमने अपने प्यार के वास्ते देकर मुझे खुद से दूर कर दिया? सलार बिखर चुका था। एक मर्द जब मोहब्बत करता है तो और वो ना मिले तो टूट जाता है। सलार के साथ भी यही हुआ था, इसलिए सलार ने खुद को संभालने के लिए पाक ना जाने का फैसला किया। सलार, तुम आ क्यों नहीं रहे पाक बेटा? डैड, मैं आ जाऊँगा। आप मेरी और राबिया की शादी की तैयारियां करें। ये सब खबर सबके लिए खुशी की थी। जब राबिया को पता चली तो खुशी से उससे खुशी मिली कि उसकी चाल काम कर गई है। जो ईमेल उसने इश्मीरा के नाम से भेजी थी। सलार पाक आया, शादी हो गई। उसने राबिया को सब हुकूक दिए, मगर दिल में जगह न दी। राबिया इसमें भी खुश थी। आखिर को सलार उसको मिल गया था। राबिया ने उन दोनों के दरमियान गलतफहमी डाल दी थी। सलार की शादी को 5 साल हो गए थे और उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम सलार ने यशाल सलार खान रखा। राबिया खुश थी कि उसको उसका मजबूत सहारा मिल गया है। अब सलार चाह कर भी उससे छोड़ नहीं सकता। सलार की ज़िंदगी बिखर चुकी थी। वो एक बार इश्मीरा से मिलकर पूछना चाहता था कि क्यों तुमने मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मजरूह किया? क्यों सिर्फ अपना सोचा और फैसला सुना दिया? क्यों एक बार भी मिलने नहीं आई? मुझे अधूरा करके वो कैसे मुकम्मल हो सकती थी? सलार ने पता लगवाया तो इश्मीरा के बारे में एक बंदे ने बताया कि आज रात की फ़्लाइट से जर्मनी जा रही है किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, क्योंकि उसने उधर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया था। लंदन भी छोड़ चुकी थी। सलार को उससे मिलना था आज। सलार और राबी की शादी की 6ठी सालगिरह थी, मगर सलार के लिए कोई मायने ना रखती। सलार लाहौर एयरपोर्ट पर इश्मीरा का वेट करने लगा और इश्मीरा नजर आई। वो शौक हंसती मुस्कुराती एक परफेक्ट बिजनेस वूमन लग रही थी। एक दुख संजीदगी थी, शायद वो शादी से खुश ना थी। सलार ने उसके पास आकर उसको पुकारा, इश्मीरा जलाल, कब तक भागोगी मुझसे? मुझे अजियत देकर देखो, ढूंढ ही लिया तुम्हें मैंने। इश्मीरा आज इतने सालों में भी उसकी आवाज़ पहचान गई थी और पलट कर देखा। सलार बाबर आप? हैरत थी मगर दुखी भी थी, क्योंकि उसके लिए वालियाना मोहब्बत रखने वाला किसी का शौहर था। हाँ मैं, बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने क्या किया सलार? आपने मुझे बदवा देकर मोहब्बत की, खुद तो अपना रास्ता ही बदल दिया और शादी कर ली। मेरी एक बात सुन तो लेते। जब मिलना चाहा तब मिले नहीं, अब 6 साल 7 माह बाद आ गए और मुझ पर इल्ज़ाम देने लगे। मैंने ढूंढा था तुम्हें, तुम नहीं मिली, और मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मगर अब नहीं। तुमने शादी कर ली, मुबारक हो तुम्हें। सलार हैरत ज़दा था कि वो क्या कह रही थी। क्या कह रही हो तुम होश में भी हो? तुमने शादी की पहले, मैंने नहीं, और तुमने मुझे फोर्स किया था शादी के लिए। वाह सलार बाबर वाह। मैं कैसे भूल गई कि बेटेरे का खून है ना। हर इल्ज़ाम से बरी होना है ना तुम्हें। तुम लोगों की पुरानी रवायत में से एक है।
शायद मैं गलत थी जो तुमसे सॉरी करना चाहती थी। तुम्हें बताना चाहती थी कि सलार हाँ तुम जीत गए, इश्मीरा को तुमसे प्यार हो गया, मगर नहीं, तुमने तो जाते साथ ही मुझे दिल से निकाल फेंका। तब नहीं, आज तुमने मुझे खो दिया सलार। अब की बार मत आना, जहाँ हो खुश रहना। अलविदा सलार। इश्मीरा चाहती थी दिल में कि वो उसे रोक ले सलार, मगर सलार उसे रोक नहीं सकता था। रोकता भी कैसे? उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने क्यों कहा कि शादी कर लो? इश्मीरा जा चुके थे मगर सलार के सवालों को छोड़ के। सलार घर लौटा है मगर आज हार गया था क्योंकि इश्मीरा। क्यों क्या इश्मीरा तुमने ऐसा मुझे शादी का कहा? आज खुद भी आँख और खुद आज तक अकेली हो, और इल्ज़ाम भी मुझ पर ही। क्यों इश्मीरा सलार, क्यों हर बात तुम मुझे एक नई हैसियत दे जाती हो? सलार ने खुद को संभालने में वक्त लिया। आज सलार को एक काम से इस्लामाबाद जाना था, वहाँ से फ्री होकर हमाद को एयरपोर्ट लेने जाना था। सलार जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम से अपने ऑफिस गया, उसको एक ईमेल मिली। बुशरा के नाम से एक शेर था। रोज़ दरिया में बहा देती हूँ फूल उसके लिए, जो शख्स मुझसे किनारे पे पड़ा रहता है। सलार ने मुस्कुराकर ईमेल पढ़ी और एक शेर लिखा। एक नज़र मेरी बेबसी तो देखी होती, तुमको तो बस जाने की जल्दी थी। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। सलार अपनी दुनिया में मगन था, रोज़ उसको एक ईमेल का इंतज़ार रहता। अगले दिन सलार ने उससे कहा कि लौटाओ, इश्मीरा नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। इश्मीरा ने कोई बात नहीं की और एक लाइन भेजी, वापस न जाके तेरे शहर में जो जिस जगह था वहाँ नहीं रहा। सलार ने जवाब में उसे एक मैसेज भेजा, बहुत अजियत देता है ख्वाबों का ख्वाब रह जाना। इश्मीरा ने एक ही मैसेज किया और ऑफलाइन हो गई। सलार ने उसको एक मैसेज छोड़ा। वो अपना फैसला सुनाकर चल दिए, मैं लाख चीखा जनाब आली, जनाब आली। सलार को फिर कई दिन इश्मीरा का मैसेज ना आया, और एक दिन उसने राबिया के लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट भेजे और घर आकर वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा था। उसने राबिया की एक ईमेल आईडी नज़र आई, जिसको देखकर उसको शौक लगा। वो आईडी इश्मीरा के नाम पर थी और उसको 6 साल पुराना मैसेज भी मिल गया जो उसने इश्मीरा को किया था। साथ ही एक और मैसेज मिला जो इश्मीरा को मेल किया था। इश्मीरा, मैं अपनी ज़िंदगी में राबिया के साथ खुश हूँ, मुझे भूल जाओ, कभी मुझसे रब्ता मत करना, फ़कत सलार बाबर। ओह माय गॉड राबिया, राबिया तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती थी कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तुमने सलार ने कंफर्म करने के लिए इश्मीरा को मेल लिखी, जिसमें उसका मैसेज आया था। उफ खुदाया, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मेल पढ़ता रहा और अकाउंट देखा ही नहीं। राबिया तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम अगर मेरे साथ ये करती तो कर देता, मगर इश्मीरा की मासूम मोहब्बत छीन ली तुमने। सलार इसी वक्त हॉस्पिटल गया और सीधा राबिया के वार्ड में गया। राबिया, मुझे तुमसे बात करनी है, भाई चलो। राबिया को आज इतने सालों बाद सलार ने बुलाया और वो जल्दी सब बातों से अनजान। सलार ने भाई ले जाते साथ उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। यू बिच, तुमने मुझे इतने सालों से खिलौना बना कर रखा और मेरी हालत पर हंसती रही कि तुमने मुझे और इश्मीरा को अलग कर दिया और मैं तुम्हें समझ ही ना पाया। राबिया, तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई, दादा दादी को, डैड ताया सबको उनकी बहन की निशानी से दूर कर दिया सिर्फ मुझे पाने के लिए। एक बार तो बताया होता राबिया, मैं खुद तुमसे शादी कर लेता, मगर इतना घटिया खेल। तुमने क्या सोचा मैंने तुमको अपना लिया? नहीं राबिया इलियास सरदार, तुम आज भी राबिया इलियास सरदार हो, ना कि राबिया सलार सरदार। हाँ मैंने क्या, क्योंकि जो भी देखो इश्मीरा 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 है क्या उसमें, और तुम कुछ नहीं कर सकते। अब सलार बाबर, तुम मेरे ना होकर भी मेरे हो, मगर उसी इश्मीरा के होकर भी नहीं हो। एक फातिहा ने मुस्कुराहट राबिया के चेहरे पर थी। राबिया, मैं तुम्हारा था ना हूँ, तलाक देता हूँ तुमको मैं राबिया इलियास सरदार, तलाक देता हूँ। आज मैं सरदार सलार बाबर तुमको तलाक देता हूँ। राबिया जो समझती थी कि उसका बेटा उसके पाँव की जंजीर बना रहेगा, सलार ने उसकी वो खुशफहमी दूर कर दी। सलार, नो नो, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, आई एम योर वाइफ। सलार की इस तलाक की गूंज पर पार्किंग एरिया में गूंजी और राबिया जिसको घमंड था उसका वो टूट चुका था और सलार वहाँ से चला गया। साथ ही हमाद को ईमेल भेजी कि इशाल को राबिया से दूर रखे, अगर वो उसे घर लेने आए तो उसे ना दे। राबिया को नफरत इश्मीरा से थी, उसने गलत राह चुनी, मगर सलार से तो वो इश्क करती थी, चाहे उसे वो छोड़ ही क्यों ना दे। राबिया ने फैसला किया वो इशाल के साथ अपनी ज़िंदगी काट देगी और इश्मीरा से भी माफ़ी मांग लेगी। सलार से दूर से ही, मगर सलार खुश तो होगा ना। आज उसकी ज़मीनों से झंझोड़ डाला, मगर ये क्या, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस में एक अर्जेंट केस आया। राबिया ऑपरेशन थिएटर में जाते स्ट्रेचर के पास गई तो सलार, नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। मानती हूँ मैं गलत थी, मगर मैं सब ठीक कर दूँगी, सब ठीक कर दूँगी, आप ठीक हो जाओ। मगर सलार की सांसें उखड़ रही थी और सलार सब कुछ छोड़कर चला गया। राबिया ने किसी को ना बताया कि उनका क्या झगड़ा हुआ और सलार ने उसे तलाक दी
और पता चला कि एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से हुआ था। राबिया अकेली रह गई। सबको बताया कि तलाक दी, मगर ये नहीं बताया कि क्यों दी। सब उसकी मौत और राबिया की तलाक की वजह इश्मीरा को समझते रहे। आखिर को इश्मीरा फिर गुनहगार और राबिया पाकदामन ठहरी। मगर हादिया और राबिया के छोटे भाई हमजा अवैस सरदार की शादी के बाद उनके घर बेटी हुई तो हादिया ने उसका नाम इश्मीरा रखा, क्योंकि उसको लगता था कि सलार की मौत की वजह इश्मीरा नहीं हो सकती। गो के हादिया ने इश्मीरा जलाल को नहीं देखा था, मगर अपने भाई की आंखों में, उसके अल्फाज में, लहजे में उसे इश्मीरा हर वक्त नजर आती थी। सलार का बेटा बड़ा हुआ और सब उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सलार का अक्स था और राबिया के सलार की निशानी, जिसे उसने हमाद को एक बहन होने के नाते वास्ता देकर चुप करवा दिया था, क्योंकि वो ये शाल को इश्मीरा को नहीं दे सकती थी। सलार की मौत ने इश्मीरा को फिर घर वालों की नज़र में गिरा दिया और इश्मीरा एक बार फिर राबिया की नफरत का निशाना बनी थी। मगर वो नहीं जानते थे कि शाल जिस बाप का बेटा है उसकी सोच में इश्मीरा बसती थी, तो वो कैसे इश्मीरा से मोहब्बत ना करता। इश्मीरा के बारे में जब यशाल ने हादिया पप्पो से सुना तो उसका दिल मानने को तैयार ही ना था कि इश्मीरा जलाल ऐसा कर सकती है। पप्पो, आपको लगता है इश्मीरा जलाल ने कुछ ऐसा किया होगा कि डैड ने मॉम को तलाक दे दी? नहीं बेटा, तुम्हारी मॉम ही सब जानती हैं और कोई नहीं जानता। यशाल को एक कॉल आई थी, वोट कर बाहर चला गया। मैंने कहा था मिसेस ली कि मुझे इश्मीरा जलाल के बारे में कोई बात नहीं सुनी, तो अब आप क्यों मुझे बता रही हैं? यशाल बात कर रहा था और राबिया जो किसी काम से यशाल को बुलाने आई थी वहीं साकित हो गई। इश्मीरा जलाल, इतने साल पुरानी कहानी सहन में आ गई। क्यों मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने देती तुम? क्यों वापस आ गई हो? यशाल, राबिया ने उसे पुकारा। जी मॉम। ये तुम किस लड़की का नाम ले रहे थे? इश्मीरा जलाल? जी मॉम, वही इश्मीरा जलाल जिसने आपको बर्बाद कर दिया। मुझसे डैड छीन लिया। और राबिया जो यशाल को उससे दूर करने का सोच रही थी, उसकी बात सुनकर एक मकरूम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दर आई और आंसू बहाते उसको गले लगा लिया। बेटा, मैं तुमको इस सबसे दूर रखना चाहते थे, मगर तुमको किसने बताया? मॉम, मुझे हादिया पप्पू ने बताया कि कितना बुरा किया उसने आप और डैड के साथ। राबिया जो परेशान थे कि यशाल सब जान चुका है, मगर कुछ का सच नहीं जान पाया। राबिया ने यशाल को कहा, बेटा कभी सरदार सालार जैसा ना बनना जिसने इश्मीरा के लिए अपनी जान दे दी। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं, और तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी कि कभी इश्मीरा उनके पास ना आए, उनके पास आने से रोका जाए, क्योंकि उनको मोहब्बत थी और उम्मीद थी कि इश्मीरा जलाल आएगी। मगर देख लो, आज 19 साल हो गए हैं वो नहीं आई, क्योंकि वो नफरत करती है हम सब से, और नफरत का बदला उसने सलार को हमसे दूर करके लिया। राबिया ने यशाल को जो भी बताया, यशाल उस पर यकीन करना चाहता था, मगर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी उसे 4 साल से मोहब्बत करता आ रहा था। वो ऐसी नहीं है। मगर मॉम झूठ क्यों बोलेंगी? अगर मॉम गलत हैं तो दादा जान और बाकी सब मॉम को क्यों नहीं कसूरवार कहते हैं? मॉम कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों किया इश्मीरा जलाल तुमने ऐसा? क्यों? क्या बगाड़ा था मेरी मॉम ने तुम्हारा, जो उनको एक ही दिन में तलाक याफ्ता और बेवा होने का दाग लगा दिया? क्या इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा भी हो सकता है? मैं इश्मीरा जलाल, तुम जैसी लाखों इश्मीरा जलाल को अपनी मॉम की खुशी के लिए छोड़ सकता हूँ, मगर तुमको नहीं, क्योंकि तुम्हें इस बिजनेस का गुरूर है ना। यही है जिसको कामयाब बनाने के लिए तुमने डैड को छोड़ा, उनसे नफरत की, उनको बर्बाद कर दिया। जो लोग मोहब्बतों के तमाशे बनाते हो उनको मोहब्बतें नसीब नहीं होती इश्मीरा जलाल। और तुम तो नफरत पसंद थी ना। तुमने अपनी नफरत में मेरे मॉम डैड की तलाक करवा दी। उसका बदला सूद समेत तुमसे मैं वापस लूँगा। ये शाल तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो कंपनी जिसकी इश्मीरा जलाल की है, वो पाक में अपना ज़ाती बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए वो लंदन से वाइंड अप कर रही है बिजनेस, और चाहती है कि उसके शेयर्स कोई ख़रीद ले। तो क्या करना है? साइम ने इशाल को आज बाकी एक अच्छी खबर दी थी। मुझे एक काम से इस्लामाबाद जाना है, कल बताता हूँ मैं, दादा जान से मशवरा करके। और ये इशाल इस्लामाबाद के लिए निकल गया। क्या ऐसे भी रब मेहरबान होता है? मैंने सोचा और रास्ता मिल गया। इश्मीरा, तुम क्यों पाक जाना चाहती हो? अगर सालार अपनी ज़िंदगी में खुश है तो क्यों तुम भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहती? फातिमा, एक बार सिर्फ ये पूछना है सालार से कि कहाँ गया उसका इश्क। यही कहा था ना मैंने। मुझे उससे नफरत है और मैंने अपना रास्ता बदल लिया। और फिर आखिरी मेल उसकी जो मिली थी कि लौट आओ इश्मीरा, मैं सब भूल गई। मगर क्या मिला? उससे मिलने से इनकार कर दिया। यही मोहब्बत है उसकी, हर बार बुलाकर अजियत देना। मुझे जाना है। इश्मीरा अपनी ज़िद पर कायम थी और फिर 4 दिन बाद वो सिंधा इस्लामाबाद गए और वहाँ से 1-2 हफ्तों में हवाला कोर्ट जाने का इरादा था उसका।
यशाल इससे आगे उससे अगले दिन लंदन गया और यशमीरा के 45% शेयर खरीद लिए। फातिमा ने यशमीरा को बताया कि यशाल एसआर कंपनी ने बहुत भारी कीमत पर शेयर्स खरीदे हैं। यशमीरा खुश थी कि एक काम तो आसान हुआ कि कंपनी के शेयर्स हाई लेवल तक चले गए। फातिमा से बात करके यशमीरा ने उसको 10 दिन बाद आने का कहा क्योंकि वो रवाला कोर्ट जाना चाहती थी। यशाल अब की बार लंदन आया मगर उसको ढूंढने नहीं, उसको बर्बाद करने। यशाल ने आते ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और अर्जेंट मीटिंग का कहा। सर ये आप क्या कह रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं? इससे हमारा नुकसान होगा। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा, मगर मुझे ये नुकसान मंजूर है। जितना कहा है उतना करो और जो शेयर्स हमने खरीदे उनको निहायत सस्ती कीमत पर बेच दो। इससे इस कंपनी को नुकसान होगा, मुझे अपने नुकसान की परवाह नहीं। यशमीरा आज बरसों बाद रवाला कोर्ट पहुंची थी। यहाँ रोड ब्लॉक थे, कोई रैली निकल रही थी और यही रास्ता सरदार सलार की हवेली का था। जो रेल ली थी उसको सरदार हमाद की निगरानी में निकाला गया था। यशमीरा ने एक रुकन को रोककर पूछा कि सरदार इब्राहिम की हवेली में इसके अलावा कोई रास्ता जाता है? तो उस आदमी ने यशमीरा को देखा जो देखने में एक ब्रिटिश लगती थी। जी, वहाँ किससे मिलना है आपको? सरदार सालार बाबर से। वो आदमी हैरत से यशमीरा को देखने लगा और अपने साथ आने का कहा। आप लगता है यहाँ काफ़ी अर्से बाद आई हैं या फिर पहली बार? जी, काफ़ी अर्से बाद आना हुआ है मेरा, यशमीरा ने कहा। वो आदमी उसको एक तरफ रुकने का कहकर सरदार हमाद को बुलाने चला गया क्योंकि सरदार सालार का बताना था कि उनकी मर्जी के सरदार सालार के बारे में बताना वो उनकी मर्जी के बिना मुनासिब ना समझता था। सरदार साईं, कोई लड़की आई है। कौन है और मुझसे क्या काम है? हमाद ने पूछा। वो सरदार साईं, वो लड़की सरदार सालार साईं से मिलने आई है। क्या? कौन है? वाकई अजीब बात है कि जो सलार से मिलने आई है उसको पता भी नहीं कि सलार को गुजरे 20 साल हो गए। उसको वहीं रोको, मैं आता हूँ 1 मिनट में। हेलो, कौन? यशमीरा ने लंदन का नंबर देकर कॉल अटेंड की। मैं यशाल सलार सरदार बात कर रहा हूँ। इस नाम पर यशमीरा चौंकी ज़रूर थी। मिस्टर यशाल, मुझे कॉल करने का मकसद? यशमीरा ने पूछा। ये बताना था मिस कि मैं सरदार सलार बाबर खान का बेटा हूँ, राबे इलियास सरदार का, जिनका हक हर बार छीना आपने। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार। कुछ घंटों में इस्लामाबाद होऊंगा, आप मेरा वेट करें। कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अभी कहाँ हैं आप? मैं तुम्हारे शहर में ही हूँ, किसी से बरसों पुराने एक सवाल का जवाब देने आई हूँ, यशमीरा ने कहा। ओ रियली? मगर आपके वो सवाल मैं बताऊँगा, मगर आपको अभी वहाँ से निकलना होगा। नो, अब मैं यही तुम्हारा वेट करूँगी। सी यू मिस्टर यशाल। कॉल बंद करने के बाद यशमीरा ने उस आदमी को आने का वेट किए बिना वहाँ से चली गई। कहाँ गई वो लड़की? हमाद ने आते साथ ही पूछा। सरदार से ही पता नहीं, मैं तो जा चुकी थी, पता नहीं कौन थी। उसने नाम तो बताया होगा, हमाद ने पूछा। हाँ याद आया, कोई यशमीरा जलाल थी। यशमीरा जलाल? हमाद के लबों पे ये नाम पूरे 20 साल बाद आया था क्योंकि वो उस नाम को कैसे भूल सकता था जिसने हमाद से, उसका भाई, उसका दोस्त, उसकी मुस्कुराहट छीन ली। हमाद ने ग्लासेस पहनी अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए। तुम जाओ, मुझे ज़रूरी काम है, हमाद हुक्म देता वहाँ से सीधा घर आया। क्यों? उसका नाम मेरी याद से मिट नहीं जाता। हमाद चाचू, आपने शादी क्यों नहीं की? यशाल और साइम्स को हर बार पूछते थे। आप इतने डैशिंग हो और अब भी आप पे इतनी लड़कियां बढ़ती होंगी, पहले भी, मगर आपने शादी क्यों नहीं की? वो इसलिए कि एक से कर लेता तो बाकियों का दिल टूट जाता, हमाद ने मजाक में कहा। हर बार की तरह उनको टाल देने वाला सरदार हमाद अवैस एक वजीहा इंसान था जिसमें सलीका, खूबसूरती सब था। बस उसकी ज़िंदगी में सालार नहीं था जिसमें उसकी जान बसती थी। अब वो इतना ही प्यार यशाल से करता था। सबको मुतमईन देखने वाला खुद कितना टूट चुका था कोई नहीं जानता था। जिसके लिए अपनी मोहब्बत छोड़ दी वही उसको छोड़कर चला गया। क्यों सलार, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों ज़िंदगी से इतनी जल्दी मायूस हो गई? यशमीरा जलाल, तुम गलत करके कहीं गई थी, अब नहीं, तुमको वापस आने दूंगा। हम सबकी ज़िंदगी में तूफान लाने के लिए मुश्किल से सब कुछ संभला है। तुम मेरा इंतखाब कैसे हो गई जो कि मेरे भाई को मौत की जिम्मेदार है? मेरी बहन की बेवकी की, उसके तलाक की। राबे के साथ मैं हरगिज़ गलत नहीं होने दे सकता। तुम नहीं जीत पाओगे यशमीरा जलाल। हमाद खुद से बातें करता गाड़ी चला रहा था। यशाल, यशमीरा, हमाद, तीनों की सोच में एक ही इंसान था, वो था सरदार सलार खान। सलार जा चुका था बहुत दूर, मगर तीनों के दिलों में उसके लिए एक जितनी मोहब्बत थी, मगर कुछ और भी था उनमें एक जैसा, वो थी यशमीरा से मोहब्बत। सलार से पहले हमाद यशमीरा को चाहता था। ऐन मुमकिन था कि वो इज़हार करता, मगर सलार ने उसको बताया कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई है। हमाद, जो उसको अपनी मोहब्बत को बताना चाहता था, सलार के मुँह से यशमीरा का नाम सुनकर वो साकित हुआ। दोनों की पसंद तो एक ही थी, मगर मोहब्बत भी
ये कैसे हो सकता था? मगर हमाद ने अपनी दोस्ती की लाज रखी और यशमीरा से मोहब्बत को दिल में दफना दिया और सलार को उसकी मोहब्बत मिल जाए, बस यही दुआ की। मगर कुछ मोहब्बतें किसी को नहीं मिलती और सलार को भी नहीं मिली। मगर ये शाल, वो भी तो उससे मोहब्बत करता था और अब बेपनाह नफरत। बस ये फ़र्क था कि हमाद को आज भी यशमीरा से मोहब्बत थी, मगर ताल्लुक़ ना था उसके साथ कोई। शाम को यशाल यशमीरा से मिलने आया। जी, तो आप हो यशाल सरदार सलार, क्यों मिलना है मुझसे? बाप ने सफाई के लिए बेटे को भेज दिया। वाह, पहले बीवी को भेजा था और वो नहीं बदला आज भी। शट अप, जस्ट शट अप मिस यशमीरा जलाल, मैं आपको वजाहत देने नहीं आया, बस ये पूछना था कि मेरी मॉम को तलाक क्यों दिलवाई आपने? यशाल गुस्से से बोला। क्या? यशमीरा हैरान हुई। मैंने और तलाक किया? होश में हो तुम? मिस्टर, मेरा 20 सालों से तुम्हारे डैड से कोई वास्ता नहीं है और मैं क्यों चाहूँगी कि ये सब हो। अगर ऐसा वैसा कुछ करना ही होता तो मैं बहुत पहले लौट आती। जब मुझे पता चला कि वो शादी कर चुका है, मैंने उससे कोई राब्ता नहीं रखा और मैं लंदन शिफ्ट हो गई। वाह, मासूम भी हो। वाकई आप कुछ नहीं किया आपने इन 20 सालों में, क्योंकि जो भी किया उससे पहले का क्या? यशमीरा जलाल, तुम क्या समझते हो कि तुम हमेशा की तरह जीत जाओगी? नहीं, इस बार तुम्हारे सामने राबिया नहीं, उसका बेटा है। हाँ, तुम हो ऐसी कि तुम्हारे लिए कोई भी बगावत करता है, मगर तब जब वो तुम्हारा मकरूह चेहरा न जानता हो। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यशमीरा उसके रवैये पर हैरान थी। तुम इतनी नासमझ नहीं हो जो समझ ना सको कि मैं तुम क्या कहता हूँ। अब देखो तुम। यशाल जाने के लिए मुड़ा ही था कि यशमीरा ने उसे रोका। सरदार यशाल सालार, कर दी ना तुमने फिर भी अपनी औकात की बात। तुम्हारे डैड ने एक वक्त कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, मगर क्या हुआ? 1 साल बाद शादी कर ली। फिर जब उसको लगा कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो दोबारा मुझसे कॉन्टेक्ट किया और लौट आने का कहा। और जब मैं आई तो तुम्हारी मॉम ने बताया कि सलार सिर्फ मुझे चुकाना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ले लिया अपने ठुकराए जाने का। तो बताओ, ये खून में शामिल है तुम्हारे बदला लेने की, वो भी ऐसी घटिया सोच? मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि कहाँ गया उसका वो पाक इश्क? ये शाल यशमीरा के पास सुने बिना जाने वाला लगा, बिना उसकी तरफ बस यही कह पाया। यशमीरा जलाल, मेरे खून में बदला हो या ना हो, तुमसे मोहब्बत ज़रूर है, मगर मेरी मॉम के आंसुओं के आगे तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हो जाती है। मेरे डैड ने नहीं, तुमने उनको दुख दिया, ऐसा दुख दिया कि वो मुझे और मॉम को छोड़कर दुनिया से चले गए। वो मोहब्बत करते थे तुमसे, इसलिए उन्होंने जीने की ख्वाहिश नहीं की और मरने से पहले ही हार गए, और वजह तुम हो। जानना है तुम्हें? तो जाओ हवेली देखो, पूरी हवेली आज 26 सालों से वीरान है। बस तुम्हारी नफरत की वजह से 6 साल वो अजियत में गुजार पाए और बाकी अपनी जान दे दी, मगर एक बार भी तुम नहीं लौटी। ये शाल तो चला गया, मगर यशमीरा को ऐसे लगा कि उसके कानों में सूर फूंक दिया हो। क्या सलार जिंदा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझको मेरे सवालों के जवाब दिए बिना कैसे जा सकता है? यशमीरा पागल हो गई थी, होती भी क्यों ना, उसका तो सब कुछ बिखर चुका था। यशमीरा सलार की कब्र पे आई थी। वो रो रही थी क्योंकि क्यों ना उसको एहसास हुआ कि वो उसको खो चुकी है। यशमीरा जिसके लिए वो आई थी, जिसका बेमायनी 20 साल इंतज़ार किया था। बेटी, तुम यशमीरा हो ना, सलार की यशमीरा? जी पापा, मगर आप कौन है? यशमीरा उन बुजुर्ग को देखकर चौंकी। मकरान बाबा। आप? सलार का ड्राइवर। हाँ, मुझे पता था तुम आओगी, क्योंकि मैं जानता हूँ सब तुमको गलत समझते हैं, मगर सलार नहीं समझता था। मरने से पहले भी उसकी ज़ुबान पर तुम्हारा नाम था। वो जहाँ भी है आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। मैं रोज़ यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे सलार ने कहा था, पापा यशमीरा को मेरी मोहब्बत का यकीन जिस दिन होगा वो लौट आएगी। बस दुआ करें हम फिर कभी अलग ना हो। मगर वो जानता था कि वो बहुत कम उम्र लिखवा कर आया है और तुमने भी बेटी बहुत देर कर दी। ये खबर थी मौत की। यशमीरा को खुद को संभालना था, क्योंकि क्यों आज तक जान ना पाएगी। वाकई इश्क मुकम्मल हो जाता है एक तरफा भी, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। यशमीरा, आंखें खोलो। मकरान बाबा ने इस वक्त हमाद को कॉल किया। हमाद पुत्र यशमीरा बीबी कब्रिस्तान हुई। वो हमाद को मकरान बाबा की आवाज़ में कपकपाहट और किसी अनहोनी का पता दे रही थी। क्या हुआ बाबा? बोले भी। बेटा, वो तुम आ जाओ, बेहोश हो गई हैं। मैं आता हूँ। हमाद उससे दूर था, मगर नफरत वो कभी नहीं करता था यशमीरा से। वो उसे हमेशा से उसने जो देखा वो गलत था, उसे गलत लगता था, और आज उसके पास जा रहा था जिसके लिए हमारे सरदार ने किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दी। आज उसको अपनाने का फैसला कर चुका था, मगर किस्मत का फरिश्ता तो उस पर हंस रहा था, क्योंकि तकमील होनी थी इसकी, मगर हमाद की नहीं, किसी और की। हमाद कुछ देर में वहाँ पहुँच गया और इसी वक्त एम्बुलेंस भी पहुँच गई। यशमीरा, यशमीरा। हमाद उसकी तरफ बढ़ा।
वो आज भी वैसे ही थी। डॉक्टर्स की टीम या सरदार हमाद के कहने पर पहुंची थी। सरदार साहब, हमें चेक करने दें मैम को। इश्मीरा को चेक करते ही डॉक्टर ने हमाद की तरफ देखा। सर, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, हमें इनको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमाद इश्मीरा के साथ ही हॉस्पिटल पहुंचा। हमाद इशार को कॉल करता रहा मगर वो नंबर ना मिला। सर, वो किसी सलार का नाम ले रही है, एक यंग डॉक्टर ने आकर कहा। हमाद अंदर की तरफ भागा। इश्मीरा, तुम ठीक हो? हमाद, सलार, मुझे सलार बुलाकर। इश्मीरा की सांसें उखड़ रही थी, हमाद की जान निकल रही थी। इशाल बेचैन था। वो राबिया, इशाल और इश्मीरा की दूरी को लेकर खुश था। ऑक्सीजन नर्स, जल्दी। मगर इश्मीरा को तो बात मुकम्मल करना थी। जिद्दी थी वो शुरू से ही। सलार क्यों मुझसे मिलने नहीं आया था? मैं आई थी मगर राबिया। इश्मीरा, डॉक्टर चेक करो क्या हो रहा है इसे। हमारा सरदार सबसे बड़ा जागीरदार, एक असर शौक वाला इंसान पूरे हॉस्पिटल में, जिसने भी एक इश्मीरा के लिए एक इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। 1 घंटे बाद जिसका डर था वही हुआ। कैसी है? अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो मैं उसको बाहर ले जा सकता हूँ। हमाद ने कहा। सॉरी सर, हमने कोशिश की मगर ये इश्मीरा नहीं रही। डॉक्टर किस अंदाज पर हमाद किस अंदाज पर सबको ने हैरान कर दिया था, जिसके लिए सरदार हमाद तड़प रहा था, जिसने आज तक कितनी लड़कियों को उसके लिए रिजेक्ट किया। वो उस लड़की को उसकी ज़ात में दिलचस्पी रखता था। और एक हाई-फाई इंसान की स्टोरी तो हर किसी को पता होती है। ये तो एक ऐसा इंसान था जो अपनी पुश्तों से इस इलाके को संभाल रहे थे, और ये हॉस्पिटल भी हमाद के बोलबोते चलता था। हमाद, वो नहीं रही, शी इज़ नो मोर। उसकी एक दोस्त डॉक्टर ने उसको बताया। हमाद तो जिसे अपना होश ही नहीं था, होश ही खो बैठा था। इश्मीरा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मगर जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता था। इश्मीरा भी जा चुकी थी। क्यों सलार? इस बार भी तुम मुझसे इश्मीरा को ले गए। क्यों कहा था कि वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेगी? क्या था तुम्हारी मोहब्बत में जो मेरी मोहब्बत में नहीं था? हमाद चिल्ला रहा था, ये जाने बिना कि सब उसको देख रहे थे। उस हमाद सरदार को जो पूरे इलाके का वारिस था, एक मजबूत इंसान, वो कैसे एक लड़की के लिए रो रहा था? हमाद के लिए खुद को संभालना मुश्किल था। इश्मीरा की डेड बॉडी उसकी फैमिली को भेजी जानी थी। चौधरी हाशिम कमाल को जब इश्मीरा की मौत की खबर मिली तो उन पर किसी क़यामत से कम ना थी। हाशिम इला में जैसे तूफान आ गया था। इसी वक्त रावला कोर्ट के लिए सब रवाना हुए। कश्यप जो डरती थी इश्मीरा को सलार का मौत का बताने से, आज वही हुआ। उसको जिस वहम ने जीने दिया था उसी में रहती तो शायद जिंदा रहती। वहाँ पहुंचकर कश्यप ने इश्मीरा की तदफीन उधर ही करने का कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अभी इश्मीरा को इस मिट्टी से दूर रखना उसके प्यार के लिए नाइंसाफ़ी हो। राबिया तो जैसे सातवें आसमान पर थी। उसकी ज़िंदगी से सबसे बड़ा रौब ख़त्म हो गया था। आज भी वो खुश थी, मगर समझ ना सकी कि आज भी सलार और इश्मीरा एक हो गए हैं, एक साथ दफन थे। यशाल को कुछ ना पता चले, इसलिए राबिया ने हर मुमकिन कोशिश की और वो कामयाब भी रही, क्योंकि यशाल जितना भी अपनी मॉम से प्यार कर ले मगर इश्मीरा से नफरत उसके बस में ना थी। इसलिए वो सब कुछ मुंतका करके लंदन चला गया। बेचैनी थी मगर वो उसको इश्मीरा से दूरी समझता था, मगर जानता नहीं था कि ये दूरी हमेशा के लिए हो गई है। हमाद, अवैध सरदार, मुझे आपसे बात करनी है। कश्यप ने हमाद को इश्मीरा और सलार की कब्र पर फातोखानी करते देख लिया था। हमाद पलटा। जी बोलें कश्यप कमाल, आपकी आंखों में क्यों दुख है? इश्मीरा के जाने का, हालांकि और किसी को परवाह नहीं। क्या आप उसको कसूरवार नहीं समझते? आखिर को आपकी बहन को उसकी वजह से तलाक हुई थी। कश्यप ने कहा। नहीं, मुझे आज तक जो हुआ उसमें कुछ भी सही नहीं लगता। मुझे लगता है इश्मीरा कसूरवार नहीं थी। अच्छा, कश्यप ने गहरी सांस ली और हमाद को एक ईमेल आईडी दी। हमाद, आपको मैं आज सच बता रही हूँ जो इश्मीरा को भी नहीं बता पाई। बता देती अगर सलार जिंदा रहता तो। क्या? हमाद ने हैरत से पूछा। सलार और इश्मीरा के बीच सब दूरी राबिया ने पैदा की थी। उसने एक आईडी बनाई इश्मीरा की और सलार की, फिर दोनों में गलतफहमी डालते कि दोनों में गलतफहमी डालकर शादी की। इश्मीरा ने आज तक शादी नहीं की, मगर राबिया खान ने झूठ बोला। सलार और इश्मीरा को अलग कर दिया और तलाक राबिया को सलार ने इसलिए दी क्योंकि वो जान गया था सब अफसोस, मगर तब उसकी ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो चुकी थी। सरदार हमाद ने उसकी बात काटी। इश्मीरा क्यों नहीं लौट गया? क्योंकि उसके मुताबिक राबिया और सलार खुश थे। जो राबिया ने उसको मेल भेजे थे सलार की फेक मेल से, मगर अब लौटी तो देख लो क्या हुआ। मैंने उसे सलार की मौत का नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था ये सब होने का। हमाद को याद आया कि क्यों सलार ने यशाल को इश्मीरा को सौंपने का कहा था।
इतना गिर सकती है राबिया? उसने आज तक हमें धोखे में रखा और यशाल के दिल में भी नफरत डाल दी। हमारा जो इश्मीरा से मोहब्बत करता था, आज उसके दिल में उसकी इज्जत और बढ़ चुकी थी। उसके लिए सलार और इश्मीरा का इश्क तक मील को पहुंच गया, मगर किसी को तनहा कर चुका था। हमाद को इश्मीरा की मौत खामोश कर गई। एक माह बाद इश्मीरा की मौत ने सबको खामोश कर दिया था, मगर वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। सब मामूल पर आ चुका था हमाद के सिवाय। राबिया ने सबका मान रखने के लिए माफ़ी मांग ली थी, मगर इस बात पर खुश थी कि इश्मीरा उसकी ज़िंदगी से चली गई है। इशाल की ज़िंदगी में भी बनी रही। रोज़ वो इशाल से बात करते थे, मगर कभी ना बताया कि इश्मीरा इस दुनिया से जा चुकी है। आज सब खुश थे क्योंकि इशाल आ रहा था। राबिया तो जैसे अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती थी, क्योंकि आखिर को वो जीत चुकी थी इश्मीरा से। साइम को सख्ती से मना किया था कि इश्मीरा के बारे में इशाल को ना बताए। फातिमा इश्मीरा की कब्र पर आई थी। ये वो उसकी दोस्त और साथी थी जिसने दोस्त नहीं माँ की तरह रखा था। फातिमा को आज वो उसको मट्टी तले छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। हाँ इश्मीरा, तुम इतनी खूबसूरत हो के तुम्हें तो कश्मीर में होना चाहिए था, 4 चांद लग जाते। हाँ फाती, मुझे सब कहते हैं तुम कश्मीरी नहीं हो तो खूबसूरत कैसे हो इतनी। जानती हो, लोग नहीं जानते मेरी मॉम कश्मीरी थी। कश्मीर मुझे आवाज़ दे तो मैं भी चली जाऊँ। इश्मीरा के अल्फाज आज भी उसे याद थे। वाकई वो कश्मीर में समा चुकी थी। इशाल जब भी वापस लौटता था, उसकी आदत थी सलार की कब्र से होकर लौटने की, मगर नहीं जानता था कि इस बार उस कब्र पर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा, क्योंकि वो इश्मीरा को भूल नहीं पाया। उसने फैसला किया था उसे कोई दुख नहीं देगा, मगर इग्नोर जरूर करेगा अपनी माँ की खातिर। मिस फातिमा, अब इधर मेरे डैड की कब्र पर। फातिमा जो जाने ही लगी थी रुक गई इशाल को देखकर। मिस्टर इशाल सरार, आपके डैड नहीं, अपनी दोस्त की कब्र पर आई हूँ। इशाल, जिसने गौर नहीं किया था, सलार के बराबर वाली कब्र को देखकर ठिठका। किसकी कब्र है? इशाल ने पूछा। तुम्हें इससे क्या? तुम तो बर्बाद कर चुके थे ना इश्मीरा की कंपनी को, तो उसकी खुशियों को तुम्हारी मॉम खा गई। उसके ख्वाबों को तुमने तोड़ दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था इश्मीरा ने तुम लोगों का? आज फातिमा का सब आखिरी यतों को छू रहा था। ये इशाल जो सबसे अनजान था, किसी अनहोनी का एहसास हुआ। प्लीज़ आप मुझे कुछ बताएंगे, हुआ क्या है? फातिमा ने सब बता दिया, ये भी कि उसकी मॉम को तलाक क्यों हुई थी। इशाल के लिए ये सब सुनना किसी हौसले से कम ना था। उसकी मॉम उसके डैड सबसे झूठ बोलती रही, एक मजलूम होने का ढोंग करती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? इशाल घर की तरफ बढ़ता, हर कदम क़यामत था। वो चाहता था जो फातिमा ने कहा वो सब झूठ हो, मगर कोई सच को टाल नहीं सकता। एक क़यामत थी। उसने राबिया मॉम से बस इतना ही पूछा था, मॉम आप डैड को पाना चाहती थी तो इश्मीरा को दूर किया। मुझसे क्यों दूर किया? मुझे किस चीज़ की सज़ा दी? मॉम जानती हैं आप, मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ओके, आज कुछ नहीं कहूँगा, कोई सज़ा नहीं। आपके लिए बस इतना है कि आप सिर्फ मेरे लिए राबिया इलियास है, मेरे डैड के ताया की औलाद, ना मेरी माँ, ना सरदार सलार खान की बीवी। राबिया के हाथ कुछ ना है। राबिया को कसूरवार समझने के बजाय इशाल खुद को कसूरवार समझता था, क्योंकि उसने आंख बंद करके भरोसा किया था अपनी मॉम पे, जो पहले उसके डैड की और फिर उसके प्यार की भी दुश्मन निकली थी। इशाल के लिए उस जगह रहना नामुमकिन था। इशाल बिखर सा गया था। उसने खुद को संभालने की कोशिश भी ना की, और करता भी किसके लिए? हमारा तो जैसे किसी को अपना दुख बताता ही ना था। खामोश तो वो 20 साल पहले ही हो चुका था, मगर अब तो शायद नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना भूल चुका था। मगर उसने इशाल के साथ मिलकर एक काम ज़रूर किया। वो इश्मीरा का ख्वाब पूरा किया। उसकी कंपनी खरीद के दोबारा उस मकाम पर ले गया था। 5 साल बाद। सर, आपसे एक पर्सनल सवाल है। सर, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, या फिर आपको अभी तक अपना आइडियल नहीं मिला? इतनी लड़कियां आपकी फ़ैन है कि आप उनके जज्बात से खेलते रहेंगे शादी की उम्मीद देके? मिस्टर यशार सलार, प्लीज़ बताएं, मीडिया ने उससे पूछा। मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी को मीडिया से दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए ना ही मैं सवाल की इजाज़त देता हूँ, ना ही जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। इशाल कैमरों की भीड़ से निकलकर दूर जाना चाहता था, जहाँ उसके माजी को कोई याद दिलाने वाला ना हो। इशाल आज 5 साल बाद लौटा था, मगर आते ही मीडिया ने इश्मीरा की याद दिला दी थी। इशाल हवेली के बजाय इश्मीरा की कब्र पर गया। इश्मीरा जलाल, क्यों आपके अलावा किसी को दिल कबूल नहीं कर पा रहा? क्यों 5 सालों में एक बार भी आप जैसी लड़की नहीं मिली जो इशाल सरदार का दिल अपनी तरफ खींच सके? इश्मीरा जलाल, सलार भी आपका था, इशाल भी आपका है। तकमील होनी थी इश्क की, मगर मेरी किस्मत में ऐसा इश्क नहीं था। राबिया उसी घर में थी, मगर ना होने के बराबर। सब गंवा कर वो उम्मीद रखती थी माफ़ी की, मगर कुछ गुनाहों का कफ़ारा नहीं होता उसके गुनाह की तरह। हमारे चाचू, एक बात पूछें?
आखिर बार हादिया की बेटी यशमीरा, साइम, यशाल, जमाल सब बैठे थे तो साइम ने हमाद से पूछा हमाद। हमाद किस फाइल को देखते हुए बोला, यशाल की शादी ना करने की वजह समझ आती है, आपने क्यों नहीं की शादी चाचू? कहीं आपको भी इश्क नहीं हुआ था कि? साइम शरारत से बोला, इश्क नहीं लगता, मुझसे जिद है चाचू की, क्योंकि इश्क होता तो इश्क की तकमील भी होती, यशाल ने मजाक में कहा। मगर हमाद के सवाल ने से बहुत से सवालों के जवाब दे दिए थे। हर इश्क की तकमील नहीं होती, क्योंकि अक्सर किसी के इश्क की तकमील किसी और के इश्क के अधूरा रह जाने से होती है, और फिर तकमील इश्क के बाद अधूरी कहानियों की गुंजाइश नहीं निकलती। हमाद अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए ग्लासेस लगा लिए। वो क्या बताता है यशाल को कि इश्क तो उन दोनों का अधूरा था, जिसकी तकमील नामुमकिन थी, क्योंकि दोनों का इश्क एक ही था, और उसके बाद दिल के दरवाजे बंद हो चुके थे। जो अधूरा रह जाए कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाह वो कहानी हो, ख्वाब हो, ज़िंदगी हो या इंसान। किसी को खोकर चाहते रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी लगती हैं, जिसमें अधूरी खुशियाँ अधूरे गम होते हैं। ख़त्म शुद द एंड। बहुत सैड, उदास, रुलाने वाला नावल था। अल्लाह हाफिज़।